खाना बहुत यमी है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या। डोंट वरी, ब्राइट सा ब्राइट कर देगा। Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching. Hey girls, who needs a comb? मैं करती हूँ फिंगर कोम। मेरे बाल जो रहते हैं इतने मैनेजेबल। Palmolive Naturals healthy and smooth shampoo से keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. ऑनलाइन फोटोग्राफर कौन बुलाता है? थोड़ी मेहनत ही कर लेते। आप तुम ये मत कहना कि तुम फोटोग्राफर हो। सर नहीं। टेलेनॉर लाया तुम्हारे लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपके दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से हुआ है। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरह से वर्ल्ड कप में 36 साल बाद अर्जेंटीना की फतह की, तो आज वहां पर जश्न का समा होगा। क्योंकि एक तो ये है कि जो टीम है वो कतर से वापस लौट रही है वर्ल्ड कप के फातिह बनने के बाद, और दूसरा ये है कि आज आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है पूरे अर्जेंटीना में। लेकिन आज स्पेसिफिक आज सेलिब्रेशन नहीं, सेलिब्रेशन उस दिन से, उस रात से जारी जिस दिन से जीते हैं। लेकिन प्रिसाइसली पता है क्यों होगी आज? क्योंकि अब तक तो कहा जा रहा था कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। अब जब उनका इस्तकबाल होगा, लायनल मेसी आएंगे, तो उस वक्त जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा लोग सड़कों पर देखे जा सकते हैं। प्लस जो है वो कैडोबा का इलाका विच इज देयर सिटी, वहां से बड़ी तादाद में लोग आएंगे। रोतारियो जो कि लायनल मेसी का अपना शहर है, वहां से बड़ी तादाद में आएंगे। हम एक पहली बात है, हमारी अपनी फुटबॉल टीम थी वहां, उसमें नहीं थी ना। हमारी टीम है क्रिकेट की जो आज खेलेगी कराची की नेशनल स्टेडियम में जी। और मतलब सिवाय हमारे जज्बात के साथ खेलने के या अपने स्टैट्स के लिए खेलने के, टीम ने क्या किया है? आप फीफा को डिस्कस करें, अपने टेस्ट मैच को चेक करें ना। हम कहाँ खड़े हुए हैं? उसमें कुछ डिस्कस करने वाली है? हमने अर्जेंटीना जाना है, ठीक है ठीक है, मुझे तो नहीं पता, मैं ना अर्जेंटीना जाना है, पता नहीं बड़ी अच्छी जगह आप जा सकती हैं। नहीं पता नहीं मुलाकात मेसी नाल होनी भी नहीं कि नहीं होनी। हमारी तो मुलाकातें होनी हमारी इन प्लेयर्स के साथ जो हमारे हैं। बोले मैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मॉर्निंग शो करती हूँ। मैंने नहीं कहना ये, मैंने अपनी चले मैं पैगाम भिजवा दूंगा। आप भिजवा, आप मैं आपको वहाँ भिजवा देते हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे बताएं ये, लेकिन ये जिन्होंने मेस्ड अप सिचुएशन हमारी यहाँ पे है, तो व्हाट्स देयर टू वॉच? मुझे एक ईमानदारी की बात बताएं कि आज आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जो सुबह सवेरे उठ के इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ के मैच देखने की कोशिश करेंगे? यानी कि जो जख्म दिल पर पहले ही लगे हैं, यानी कि एक बच्चे को वो लेके आए हैं हु इज ए गुड स्पिनर, नो ऑफेंस, लेकिन यार आपने उसकी 5 विकेटें करवा दी एंड यू क्लेम कि जी वी आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द स्पिन। हाउ सो भाई? कैसे? किस तरीके से? इस तरीके से? यानी कि आप कभी भी अपनी टीम को मुश्किल से निकालने का नहीं सोचते। रेहान की बात कर रहे हैं जो वो आए जी जी, उनकी तो सर पाकिस्तान चेक कर नहीं आप ये देखें ना कि आप वो ही इज अ यंग स्पिनर, ही इज जस्ट अ बॉय जिसको बुला के उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की है और वहां पर क्या असर हुआ है? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यार कि आप, इसलिए मैं कह रही हूं ना अपनी क्रिकेट की बात करें, तो स्ट्रेस देना जरूरी है। अच्छा खासा मैं अर्जेंटीना चला गया था रूहानी तौर पे। चले जी, हम जल्दी से टॉप स्टोरीज पे नजर आ लेते हैं, मीनवाइल सती वापस आ जाएगा। पंजाब में ऑपोजिशन जमातों ने वजीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अहम मुलाकातें और राब्ते जारी। इमरान खान पुरइत्मीनान, परवेज इलाही का कड़ा इम्तिहान, सियासी सस्पेंस बरकरार है।
सियासी सरप्राइज का सिलसिला जारी। वजीर परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला आ सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी फहद हुसैन का बड़ा दावा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। पिंडी और मुल्तान के बाद कराची में भी मेहमान मेजबान पर हावी हो गए। तीसरे टेस्ट में जीत यकीनी बना ली। होम सीरीज में शाहीनों पर व्हाइट वॉश की तलवार लटक रही है। इंग्लिश टीम सिर्फ 55 रन की दूरी पर है। क्लाइमेट चेंज ने मौसम का मिजाज भी तब्दील कर दिया। मौसम सरमा की बारिश के लिए इंतजार फरमाइए। महकमा मौसमियात ने ताखीर की खबर दे दी। बादल दिसंबर में नहीं जनवरी फरवरी में बरसेंगे। जी तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सियासी हलचल के हवाले से, जो कि होने वाली है शदीद तेज और तेज तरीन, क्योंकि कल पीडीएम मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने पंजाब में वजीर आला पंजाब, स्पीकर असेंबली और डिप्टी स्पीकर असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा भी करा दी है। और साथ में वहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो ये कह रहे हैं जनाब इमरान नजीर साहब कि कानून के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। सरप्राइज देंगे असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को सबमिट करवा दी है और उसकी रिसीविंग हासिल कर ली है। तकरीबन 150 के करीब अफराद से साइन करवाए हैं। नंबर्स पूरे होने के बाद ही ये स्टेप जो है वो लिया गया है। तमाम तर कानूनी माहरीन से मुशावरत के बाद बिल्कुल एक आईनी और कानूनी अमल जो है वो किया गया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने भी एतमाद का वोट लेने का कह दिया, यानी कि एक जानिब से नहीं दोनों जानिब से, जैसे कि हमारी एंटिसिपेशन थी शुरू दिन से कि उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने परवेज इलाही साहब को खत लिख दिया है एतमाद का वोट लेने के लिए और लिखा गया है कि जी पंजाब वजीर आला पंजाब जो है बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लें और 21 दिसंबर को असेंबली इजलास भी तलब कर लिया गया। अच्छा, खत में जो लिखा गया दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला कि वजीर आला पंजाब को अपने पार्टी सदर और पार्टी अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही, इसलिए वो एतमाद का वोट लें। अच्छा, यहाँ पर बड़े मजेदार बात यह भी है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी फहद हुसैन साहब वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि परवेज इलाही साहब पीडीएम के वजीर आला हों। और साथ में जब यही बात राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछी गई तो स्पेसिफिकली कर शाहजेब खानजादा शो में जब उनसे पूछा गया कि जी क्या नवाज शरीफ साहब सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं परवेज इलाही साहब के लिए, तो उन्होंने कहा था कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। आपकी स्माइल चेक करें तो सब मुमकिन है। बहरहाल पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और ये सब ताखीरी हरबे हैं और ऑपोजिशन के पास नंबर नहीं है। शेख रशीद कहते हैं कि ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, इस इकदाम से सिर्फ ताखीर होगी, पीडीएम मुंह के बल गिरेगी। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि परवेज इलाही अब पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल जी, और साथ में उनका ये भी कहना है कि जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि जुमे के हवाले से बात की गई है कि जुमे को असेंबली सोच जाएंगी रिजॉल्व। अच्छा, अगर फवाद चौधरी साहब की यहाँ पे सत्ती साहब बात मानते हैं तो आज है 20 दिसंबर और फवाद चौधरी साहब को अगर मान रहे होते तो फिर आपको पता ना कि 20 दिसंबर तक तो दोनों असेंबली रिजॉल्व हो चुकी होती। और शेख रशीद साहब को अगर हम सुन रहे होते तो फिर नवंबर में ही तमाम तो चीजें जो है वो वाइंड अप हो चुकी थी, बल्कि उससे भी पिछले 2 साल पहले। जी बिल्कुल, तमाम तर वो चीजें हमारे सामने है। वैसे भी हमने देख लिया सितंबर रिमेंबर। सती साहब आप तो ना एक शायर बन गए हैं, बाखबर सवेरा में आके आप शायर बन गए हैं। अच्छा, दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि सियासी मुलाकातों का सिलसिला बड़ा तेज हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उन्होंने भी जरा मुलाकातें अपनी बढ़ा दी हैं। चौधरी शुजाउत हुसैन से मुलाकात भी की है और असेंबली की तहलील रोकने के लिए फिर मुख्तलिफ अमूर पर गौर भी किया जा रहा है। और अब ये समझ में नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन होगी। कल एक सहाफ़ी ने ये भी सवाल पूछा सालिक हुसैन साहब से कि सुना है कि जी पीडीएम की जानिब से आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं वजीर आला के, तो उन्होंने कहा जी अगर फैसला कर लिया जाएगा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। पर हाँ, ये पता चल गया है कि परसों लेकिन यानी कि कल 4 बजे ये जो पंजाब असेंबली का इजलास कॉल आउट किया गया है गवर्नर गवर्नर बुध को ना कल, ठीक है, तो कल काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसी पर लेकिन एक सवाल बड़े यहाँ पे आईब्रोज बहुत रेज हो रही है कि ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे आपने वजीर आला सेक्रेटेरिएट आपने असेंबली भी भेज दी है, आपने तहरीक एतमाद भेज दी है और इन तमाम तो चीजों का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को पता ही ना हो।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, ज़ाहिर है कि ऐसा हो तो कुछ चीज़ें प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं, लेकिन सानू की पता। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि इसी पर तमाम तर सूरत हाल बात कर लेते हैं। हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, एक और आखिर में जो चीज़ हुई है उस पर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की एक मुलाकात हुई है, और इसमें आप ये देखें लिखा यह गया है कि सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। अब हम ये समझने से कासिर हैं, बिलखुसूस मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक मुल्क जहाँ पर डायरोनॉमिक्स के बाद हो ये रहा है कि गोल्ड जो है वो 1,77,000 रुपये फी तोला हर किसी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है, और फिर डॉलर जो है वो 250 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। ये अलग बात है कि स्टेट बैंक अपने जो भी मर्जी रेट देता रहे, और वहाँ पर बात हो रही है, मुलाकातें हो रही है मईशत के साथ साथ सियासत को संभालने की, यानी कि मईशत जहाँ नहीं संभली वहाँ सियासत क्या संभलेगी? दसो तो इसी कुछ। अशफाक साहब, यही तो तमाशा पिछले कुछ महीनों से लगा हुआ है और कहीं रुक ही नहीं रहा, और वज़ीर ख़जाना का अब कम से कम, और आपके पास इतने लोग हैं उनको भेज दें सियासत के लिए, इनको कहें कि भाई संभालें मुआशियत डार साहब, लेकिन वो उनको मसला इनका ये है शरीफ ख़ानदान का कि ये एतबार नहीं करते अपने ख़ानदान से बाहर। अब इसहाक डार भी उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, तो डार साहब को पूरी जो है वो मैंडेट हासिल है डायरेक्ट मियाँ साहब का। शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ चीज़ों का पता नहीं होता जो डार साहब और मियाँ साहब डायरेक्ट कर रहे हैं सदर साहब से। अच्छा, दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है पंजाब में, ये सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की मिली भगत नहीं है, इसमें एक मेरा ख्याल है खान साहब को भी शामिल कर लें। उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि अल्लाह के फजल से अदम एतमाद भी आए और गवर्नर साहब भी एतमाद के वोट का कहें। 26 नवंबर को आपको याद है कि उन्होंने फरमाया था ऐलान, और उसके बाद 17 तारीख को दोबारा उन्होंने एक हफ्ता दिया। 17 को तोड़ देते, 18 को तोड़ देते, कल 19 को सारा दिन कुछ नहीं हुआ, कल रात को जाके दोनों काम हुए। तो खान साहब को मेरा ख्याल है पहला नंबर दें, आप बाद में दूसरे आते हैं। जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं मिली भगत और मिल के कर रहे हैं। तो पहला नंबर तो खान साहब का, उन्होंने पूरा मौका दिया कि खुदा के लिए ये रोक लें, मैं तो तोड़नी होती तो महीना ना गुजरता। अब आगे आ जाएं, जो दूसरा मामला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, इनकी मुलाकातें, चौधरी शुजात, ये इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि इनको लगता ये है कि खान साहब अपने कार्ड्स सारे खेल चुके हैं और शो भी उन्होंने कर दिए हैं। तो अब एक अखलाकी जो चीज़ है ना सियासत में और बहुत सारे हमारे माशरती कामों में भी, वो बहुत अहम होती है कि आपकी मॉरल जो है ना वो आप किस जगह खड़े हैं और उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है। जी अच्छा, इस वक्त इन्होंने मॉरल ग्राउंड अपने एमपीएस की खुद गिरा दी है पीटीआई ने, कि उनको कभी कहते हैं आपने इस्तीफे ही देने हैं, असेंबली तोड़नी है। आप किस तरह उनको अब दोबारा इकट्ठा करेंगे, और उनको क्यों ना मुस्लिम लीग नून या जरदारी साहब क्यों ना तोड़ें, जब आप खुद उन्हें कह रहे हैं कि आप इस असेंबली का हिस्सा ही नहीं है। अब उनमें से कुछ अगर रहना चाहते हैं, वैसे तो 90% ने इनको मुलाकातों में पूरा हफ्ता यही कहा कि ये काम ना करें, हम रिपोर्ट भी करते रहे। खुद खान साहब ने कहा कि एमपीएस जो हैं वो घबरा रहे हैं, वो तैयार नहीं है इस मामले पर। इत्तेहादी खुल के कह रहे थे, परवेज़ इलाही वो भी तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किया। अब मामला ये है कि ये दो चीज़ें हैं, जो गवर्नर ने कहा है कि एतमाद का वोट लेना है, वो ज़्यादा मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि उसमें 186 गवर्नमेंट ने, परवेज़ इलाही ने, पीटीआई ने पूरे करने, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। और इनके 190 हैं। अब आपको पता है कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में भी वैसे खबर चलाई कि 5 खवातीन एमपीएस तो 20 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के पास बैठी हुई थी पीटीआई की। अच्छा। तो उन्हें भी पता है कि पता नहीं दोबारा बनना कि नहीं एमपीए, चलो दिहाड़ियां तो लाओ। तो इसलिए पोजीशन बेहतर हो रही है मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, जिनकी वजह से मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए जाके बैठी हुई थी। कुछ हवाएं भी ऐसी चल रही है ना। एक बात बड़ी, ये अशफाक साहब ने बड़ी सही बात की है, हवा का देखना है। अब देखिए सारी ताकतें जो हैं, सारी ताकतें इस पे गौर करें, वो असेंबली को बचाना चाहती हैं,
सिर्फ खान साहब तोड़ने का, वो भी जिस तरह उन्होंने तोड़नी थी उन्होंने तोड़ी तो नहीं है, बल्कि पूरा महीना दिया और अब आगे पता नहीं क्या कितने दिन ऐसे ही चलना है। तो इसलिए वो पूरा कोशिश की जाएगी, उसमें सारे लवाजमात जो हैं वो पूरे करके किसी भी तरीके कुछ एमपीएस को अच्छा, उसके अंदर बयानात बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट साहब आप ये देखें कि आगे से स्टेटमेंट नहीं आया कि हम तो हर हालत में तोड़ेंगे, हम तो तोड़ के रहेंगे। आगे से फवाद चौधरी के स्टेटमेंट हमारी नजर से गुजरा, शेख रशीद अहमद साहब ये दोनों फ्रंट फुट पे खेलते हैं नॉर्मली ना, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट आया कि जी ये तो ताखीरी हरबे हैं, जी ये तो ताखीर करना चाहते हैं, इनके पास नंबर पूरे नहीं है इसलिए ताखीर करना चाहते हैं। यू नो, इससे मैसेज ये जाता है कि दे आर ओके विद व्हाटएवर इज हैपनिंग समहाउ। असल में शेख साहब का प्रॉब्लम ये है कि माशाल्लाह पिछले 7 महीनों से वो जो डेट्स दे रहे हैं, 7 महीने ऐसे ही गुजरे हैं। कभी आप कह रहे थे अभी सितंबर जो है सितंबर होगा, और अक्टूबर 15 तो बस आखिरी है, और उसके बाद ये नवंबर का महीना आपको पता है एक तैनाती होनी है, उसके बाद देखिएगा अब दिसंबर भी, अब जनवरी, पता नहीं ये शेख साहब को मेरा ख्याल है कोई मसला है, और इसलिए वो कहते हैं कि बस मैं नहीं वजीर दाखिला रहा तो कोई भी कुछ ना रहे। तो अब उनका तो ये प्रॉब्लम चला, अब उनकी अब खुद अपनी वो बातों की क्रेडिबिलिटी खुद गंवा रहे हैं। बल्कि 1-2 दफा हमने उनसे बात भी की, बल्कि मैं तो जब भी वो उनका मैसेज आता है कि फलानी डेट, तो मेरा जवाब उन्हें यही होता है कि हुजूर ये अब बस कर दें, इससे आपको नुकसान हो रहा है, आप रोज रोज डेट देते हैं, आप ये कहें कि हालात ऐसे लग रहे हैं जल्दी कुछ हो जाएगा, ये एक सियासी बात है। अच्छा एक बात कहिएगा, आज शायद हो जाए। अच्छा एक बात कहिए, हम जैसे देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब को ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि खास शख्स के बारे में, और फिर इमरान खान साहब कहते नहीं मैं तो करूंगा, उनको भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर मुझे बताएं कि ऐसी तमाम तो सूरत हाल में जब दोनों एक दूसरे को टोक रहे हो कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जैसे प्रोग्राम द रिपोर्ट इसमें बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया परवेज इलाही साहब ने, तो आपको आगे क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा, या फिर मोनस इलाही को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? हाँ, असल में मोनस इलाही ही रुकावट हैं। कल जो मुलाकातें हुई, बल्कि 2 दिन से जो जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिल रहे हैं आपस में, और चोई शुजात को, वो एक तो गारंटी मांग रहे हैं बार बार कि परवेज इलाही साहब, उनका कहना है कि जो पिछली दफ़ा हुआ था अब ना हो, इसकी गारंटी दें। लेकिन वो कैसे गारंटी दें? वो कह रहे हैं कि मोनस इलाही जो हैं वो नहीं मान रहे, और मेरा ख्याल है कि मोनस इलाही का ये बात भी सही है, ये जितना आगे चले गए हैं अब उनको भी, जो चौधरी परवेज इलाही या मोनस इलाही हैं, उन्हें भी अब मुस्लिम लीग नून या खास तौर पे वो जो कहते हैं शरीफ फैमिली का, उस तरह वो एतबार नहीं कर सकते। अगरचे बीच में लोग हैं, जमानतें दे रहे हैं, गारंटीज बहुत हैं, लेकिन मसला ये है कि वो भी किस तरह एतबार मोनस इलाही करें। इसलिए उन्हें अब जैसा भी है, मुखालफत के बावजूद एक पेज पर कुछ मामला में नहीं भी हैं, उन्हें सूट तो खान साहब भी करते हैं, लेकिन असम्बली टूटते हुए फिलहाल नजर कोई नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि एतमाद का वोट लेना, उसके बाद फिर अदम एतमाद आ जाएगा, और अदम एतमाद की एक टेक्निकल बात ये समझ लें कि एतमाद के वोट का भी शायद स्पीकर कोई कहें, कोई बात कर सकते हैं, लेकिन अदम एतमाद में जब सेशन चल रहा है, ठीक है जमा हो सकती है, हो गई, उसमें तहलील नहीं हो सकती, लेकिन उस पर कार्रवाई वो स्पीकर की मर्जी है, वो कहे कि इजलास चल रहा है, देखी जाएगी। आपको माजी करीब की मिसाल इसी असेंबली की देता हूँ कि स्पीकर परवेज इलाही जब थे, उनके खिलाफ अदम इत्मीनान जमा हुई, 2 महीने बाद उन्होंने खुद जब बाइकाट किया हुआ था मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने अपने अरकान के साथ वो बढ़ा के 15 मिनट में वो इत्मीनान का वोट लेके अदम इत्मीनान की तहरीक खत्म, लेकिन 2 महीने वो ऐवान में पेश नहीं हुई। तो इसलिए ये मामला कोई लंबा हो गया है, तो इतना आसान नहीं है, और फौरी तौर पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जो आपको कहा था कि दाल में काला है महीना पहले, वो देख लें, अब काली दाल सारी सामने आ गई। हल्ला गुल्ला और ये हलचल मची रहेगी, और आज तो दाल में बड़े तड़के भी लगेंगे, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, कल का दिन ये लगा रहेगा, और हमें भी टेंशन पड़ी रहेगी, सामने भी सुकून की लेन देन। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। नईम अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, और बता आप देखिए यार कि बड़ा सिचुएशन जो है वो अब कैसी, मतलब हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है, और लेकिन somehow people the leaders they are not focusing on the economy और मिसाक मईशत और whatsoever anything। मिसाक मईशत की जब बात की जाती है तो वो तो आगे बात ही नहीं मानते, और मिसाक मईशत अभी से नहीं, कब से बात की जा रही कि भी एटलीस्ट मिसाक मईशत पे तमाम तर पार्टीज को बैठना चाहिए, लेकिन हर लीडर की ईगो इतनी बड़ी है ना कि वो कहते नहीं मैंने इनके साथ नहीं बैठना, ये चोर डाकू है, मैंने इनके साथ। लेकिन मदिया एक और भी मेच्योरिटी तो हमने दिखानी नहीं। अभी आप ये देखें कि जब
एलिजिडली जिस तरह की ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर एक एक रुकन की बड़ी अहमियत होती है, तो उसके अंदर आपको पता है कि वो चमक का फैक्टर भी एट टाइम्स यूज होता है। मतलब चमक का फैक्टर, यू नो, चमक कोई किसी चीज की चमक दिखा के, कोई शीशे की कोई चमकीली चीज, तो वो फैक्टर भी एट टाइम्स होता है काफी, यानी कि गहरी बात। आप ये देखें कि ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक मुल्क जिसकी मईशत पहले ही तबाही का शिकार है, वहाँ पर ये चीजें कैसे मैनेज होती हैं और क्यों होती हैं, और इसमें इस वक्त ज़मीर कहाँ चला जाता है सबका। क्योंकि मेरे भाई एंड पे सिर्फ और सिर्फ जो जंग है वो है इक़्तिदार की जंग। मतलब जो मर्जी मुल्क की मईशत को हो जाए, हमने अपना एक नैरेटिव बेच के इक़्तिदार में रहना है या इक़्तिदार में आना है। यही इस मुल्क की सियासत की असल हकीकत है, माने या ना माने, यही पूरे हिस्ट्री पढ़ लिया ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आगे हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी जी, क्योंकि उसके बाद ना हम जब आएंगे ना तो फिर हमने बात करनी मैच के हवाले से, मैच पे बात करेंगे। है तो कोई बात हमारे पास नहीं करने के लिए, लेकिन हम करेंगे बात। बल्ले दे बल्ले भाई, शावा, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है हमारी टीम ने, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और वो लोग उनके लिए। रुक जाए, आपने मुझे बताया नहीं कि बरतानिया शिफ्ट हो गए। क्यों? आपने कहा बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है हमारी टीम ने। मुझे एक बात बताएं कि क्या उन लोगों ने हम पे हुक्मरानी नहीं की? हाँ की है। मलका बरतानिया के मरने पे आप दुखी नहीं थी? माई गई थी। जिस बंदे ने 5 विकेटें लिए वो हमारा मुसलमान भाई नहीं है? हमने T20 सीरीज जो हारी थी मोइन अली की क़यादत में नहीं हारी थी। तो बात यह है कि बल्ले थे शावा, जो मदिया नकवी कहती हैं। कैसे मैंने आपको एकदम स्पीचलेस कर दिया अपनी चंद अल्फाज से, वाह वाह वाह, क्या बात है मेरी। तो बात यह है कि अब बस कुछ ही वक्त रह गया, मैं सिर्फ उनके लिए उन लोगों को सुर्ख सलाम करना चाहता हूं जिन लोगों ने 5वें दिन के टिकट्स लिए थे। अच्छा, ये वाकई 5वें दिन तो मैच बहुत सनसनीखेज होगा, बहुत मजेदार होगा, हमने तो जाना है, बहुत मजेदार होगा। नहीं होना तो 5वें दिन ये जिन लोगों ने सोचा था कि वो पहले सेशन के बाद शाम के वक्त मौसम अच्छा हो जाता है, चौथे दिन चले जाएंगे। कसम से मैं आज के दिन तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज जाऊंगी ना, लेकिन फिर ना मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप ना पहले मंडे का मैच देखिएगा। फिर मैंने मंडे का देखा, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा ये क्या और है। फिर उसके बाद शुक्र है फिर मेरे जो है ख्याल बदला और फिर मैंने कहा मैं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि देखिए मैं फिर वहां भी रोती तो कितना बुरा होता। आप ये देखें कि बाबर आजम के स्टैट्स माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। 1000 रन उन्होंने कंप्लीट कर लिए टेस्ट में, जिसमें 300 हैं, 6 या 5 उनकी 50s हैं, तो उनके स्टैट्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कोई भी इनिंग्स उनकी ऐसी नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्म हुई हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीतने के करीब आ चुका हो। ये बड़ा एक ब्लेमिश है उनके करियर पे कि पहली दफा ऐसा हो रहा है इंग्लैंड के लिए कि वो किसी सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने जा रहे हैं, वो भी घर पे आके हमारी टुकाई करके जा रहे हैं। मतलब हमारी मर्जी की विकेट्स पे। पहले मैच में तो ऑल द क्रेडिट गोज टू द इंग्लिश क्रिकेट टीम कि उन्होंने मैच को सनसनीखेज बनाया। इट वाज अ डेड विकेट। शायद हाशमी साहब हमारे करीब आके हम हारे, एक में 74 रन से गालिबन हारे, दूसरे में 26 रन से हारे और तीसरे में तो लंबी। लेकिन फिर भी सारी परफॉर्मेंसेस हमारी शुरू से ही देखने वाली थी। शायद हाशमी साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए के इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। शायद साहब बस आज आखिरी रोज ही लग रहा है ये इस टेस्ट मैच का जो कि कराची में होने जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। क्या सबसे पहले तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आपकी क्या वो महसूसमेंट है, तासुरात क्या हैं? आखिरी दिन नहीं, आखिरी 1 घंटा रह गया और जहां तक 5वें दिन के टिकट का ताल्लुक है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन थोड़े बहुत लोगों का जिन्होंने 5वें दिन के टिकट खरीदे थे उनको रिफंड करेगा। तो 5वें दिन वाले दुख में ना रहे, उनको उसूलन 5वें दिन के लिए रिफंड करना चाहिए। तो वैसे वाकई ये बात अच्छी है, ये सही है। लेकिन इतने टिकट बिके भी नहीं, लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था इन टेस्ट मैचों में। एक तो पाकिस्तान 2-0 से हारा हुआ था, फिर कराची में ऐसे माहौल हो जाता है, इतनी मुश्किलात होती हैं लोगों को आने में कि वो सोचते हैं कि टेस्ट वेस्ट नहीं, हम T20 में या वनडे में आएंगे। ओके, अच्छा, लेकिन शायद भाई मुझे ये बताएं कि अब तो सीरीज तकरीबन खत्म हो चुकी है। आप एक जानिब हम देख रहे हैं कि एक मैच में बाबर 50 बनाते हैं, दूसरे में 50 बनाते हैं, अपने रन उनके कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर इस सीरीज के इख्तिताम पर हम किसी को ब्लेम करना चाहें तो हु विल बी ब्लेम? हम पीसीबी चेयरमैन साहब का नाम लेंगे, हम चीफ सेलेक्टर का नाम लेंगे, हम कैप्टन का नाम लेंगे, या टीम जिस तरह से चुनाव किया गया उस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करेंगे? क्या कहें?
अशफाक, एक इंडिविजुअल पे हम इल्जाम नहीं डाल सकते, पूरा सिस्टम हमारा खराब है। हम T20 और वनडे क्रिकेट के चक्कर में अपनी टेस्ट क्रिकेट को भी खराब कर लिया। हम अभी थोड़े 1-1.5 साल पहले हमने जनूबी अफ्रीका की अच्छी मजबूत टीम को अपने यहाँ शिकस्त दी थी 2-0। हमने श्रीलंका को हराया, हमने बांग्लादेश को हराया, तो हम अच्छा खासा चल रहे थे। लेकिन 2 बड़ी टीमें आई, हम थोड़ा सा डर गए उनसे, ऑस्ट्रेलिया से डर गए। हमने पहले टेस्ट मैच में 1187 रन बनवा दिए, बिल्कुल फ्लैट पिच बना दी। तो पूरा सिस्टम हमारा खराब है। अब हमें अपनी सिस्टम को सही करना है। एक तब्दीली की बाज़गश चल रही है कि रमीज राजा को हटा के नजम सेठी को दोबारा पीसीबी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो ये एक तब्दीली होगी, तो पूरा सिस्टम फिर सही करने की जरूरत है। हमें कोई 10-12 प्लेयर ऐसे चुनने होंगे कि जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलें, जो व्हाइट बॉल की तरफ बिल्कुल देखें भी ना। उनको अगर हमें उनको तमन्ना है कि उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो उनको ज्यादा पैसे दे दें टेस्ट मैच खेलने के, लेकिन उन्हें व्हाइट बॉल की तरफ ना आने दें। और ये 10-12-15 लड़के हमें बहुत जल्दी इनका इंतखाब करना पड़ेगा। हमें टेस्ट मैचों में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हाशमी साहब टाइम नहीं है। कल अजहर अली की जो परफॉर्मेंस थी, स्पेशली जैसे वो आउट हुआ और उनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे वहां पर मौजूद थे, ऑफ कोर्स उनके लिए यादगार दिन था। लेकिन कल इट वाज अ सैड डे फॉर हिम, और वो भी कह रहे थे कि मैं हमेशा ये याद रखूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो हाउ हार्ड वाज इट फॉर हिम? आपकी आई एम श्योर मुलाकात हुई होगी उनसे। बहुत ही दुखी हैं अजहर अली। जाहिर आखिरी इनिंग्स थी, उसमें चाह रहे थे कि पाकिस्तान को बचाएं, कोई अच्छी यादगार इनिंग्स खेलें, कोई फेरी टेल एंडिंग हो उनकी करियर की, लेकिन नहीं हो सकी। एक ऐसी गेंद पड़ी, बिल्कुल वो भौंचका रह गए, बिल्कुल हैरान रह गए उस गेंद के ऊपर। वो बल्ले के नीचे से उनके ऐसे निकली, टर्न हुई और उनके स्टंप्स जो हैं वो शैटर्ड हो गए। उनकी फैमिली भी बड़ी मायूस हुई होगी, वो खुद भी मायूस हैं। लेकिन क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है, एक ही गेंद का खेल होता है और उस एक गेंद पे आप हीरो भी बन सकते हैं और जीरो भी बन जाते हैं। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं इसी पे मजीद भी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। शाहिद हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, हम तो गम और गुस्से का इजहार कर चुके हैं और अब इतना गुस्सा था कि उसके बाद हमारी हंसी आना शुरू हो गई, यानी कि अपने हाल पे खुद ही हंसी आ गई। आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या तासुरात हैं जी? हम लोग एक तो बड़ा गुस्सा बहुत जल्दी हमें आता है, लेकिन 2 मिनट परफॉर्मेंस आ जाती है तो खत्म हो जाता है। आई थिंक इसकी रूट कॉज पे हमें जाना पड़ेगा। शायद भाई बहुत लेट हो गए हम, बजाय टीमें बनाने के हम अपने दूसरे मसाइल पहुंच गए, यानी कि दोस्ती याद और कुछ सिलेक्शन का जो सिलसिला था वो मेरे ख्याल है किसी और तरफ से होता। कलेक्टर को मुझे चीफ कलेक्टर साहब को इतना मदद चाहिए बताए, 2-4 उनके उनसे मशवरे करना काम उनका बताए। ये नहीं बात कर रहा, हारने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, दूसरी टीमों ने होमवर्क किए, टीमें बनाई है, बिल्कुल। अब हम मुंह के मुंह खड़े हुए। अब आप देखिए, बनाने का मकसद देखिए, एक अंडर 19 का लड़का, वो वहां से सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास खेला और मेघालय अंडर 19 खेला और उसको वो लेके आ गए और उन्होंने आके यहाँ परफॉर्मेंस करा दी। और ये होता है होमवर्क, और ये होता है आप पीछे काम करना। तो यहाँ तो काम ही कोई, आप खुद देख रहे हैं, उन्होंने टीम तगड़ी आई है अपनी जगह, पर हमारा ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी तरफ से कोई वार्म अप मैच खेल रहे हैं कि वो आके ना सबको आजमा रहे, चलो भी तुम भी जरा आके जरा मैदान में जरा हाथ साफ कर लो। बॉलिंग कराई उससे, बल्कि उसको इनिशियली बैटिंग के लिए भी भेज दिया। मतलब हम ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से रवैया करे, चलो भी सबको ट्राई कर लो, देख लो, अच्छा चलो ये भी चल गया जबरदस्त, और हमारे तरफ अच्छे नहीं चले। वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। आप देखिए ना, यही नहीं, सिर्फ अगर क्रिकेट लैंग्वेज में आप कहें तो उन्होंने इतने डेड पिच पे भी उन्होंने अपने सीनियर बॉलर से काम किया। 40 साल से वो खेल रहे हैं सारा कुछ, उन्होंने उनसे काम भी किया, 2-2, 3-3, 4-4 ओवर करवा के उसको उनसे विकेट्स भी लिए और उसके बाद बुट में आन के आप, यानी कि हैरत यह है कि डेड पिच पे उनके 5 बॉलर बहुत ज्यादा आउट किए पिछले 2 टेस्ट मैच में। हम इसी में फंसे रहे कि कौन सी पिच हम बनाए, और हमारी 3 तरफ तो ध्यान थे, तो कॉम्बिनेशन नहीं। फिर उसके बाद बैटिंग हमारी फिर बॉलिंग में अबरार ने आके हमें थोड़ा तस्कीन दी, तो एक आध दिन हमारा बहुत खुशी। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा, आपको पता है कि जो लेग स्पिनर्स तो नहीं बल्कि लेफ्ट आर्मर्स जो होते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन जो करते हैं, वो ज्यादातर खतरा बनते हैं हमारे उनके लिए, जो राइट हैंडर्स के लिए, स्पेशली बाबर आजम को भी उनसे खतरात होते हैं। बाकी भी आप अजहर अली के साथ जो हुआ या जो भी बल्लेबाज शिकार होते हैं,
शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके ऊपर T20 में हम कहते रहे कि भाई ही इज रिलैक्स्ड, ही हैज अ कूल हेड, और वो मतलब 40 बॉलों पे 45 रन बना के वो विकेट पे खड़े रहने वाले प्लेयर थे। यहाँ पर अच्छा खासा गेम स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर दरमियान में आके उन्होंने सोचा कि जिस लेफ्ट आर्मर को वो बड़े आराम से खेल रहे हैं उसको वो स्विच हिट करके मारने की कोशिश करें, और वहां से हमारी विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और राइट हैंडर्स को बड़ी मुश्किलात हुई उसके बाद लीच को खेलने में। तो ये क्या माइंडसेट आपको दिखाई दिया उनकी जानिब से? देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा। एक टाइम होता था कि ऑफ स्पिनर पे हैंडल बड़ा अच्छा कंफर्ट फील नहीं करता था, लेकिन अब वो टाइम चला। बिल्कुल ठीक है, उनके आगे स्पिन होती है, गेम को प्रॉब्लम होती है। इसी तरह अगर हम देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को सब कहते हैं कि अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं उसको बॉलिंग नहीं कराते हैं, नहीं, वो टाइम खत्म हो गया। बट आई थिंक सबसे मेन चीज ये है कि जब आपका टाइम आया आपने अटैक करना है। आप शान मसूद की बात कर रहे हैं, एक आदमी और भी एक आध दो प्लेयर है वो अपनी जगह बचा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप हम किस तरह सेट होंगे, खेल ही नहीं रहे, फिर एकदम उसको टीम में डाल दिया जाता है। तो वो सोचते हैं यार हम किस तरह मतलब अपने कुछ रन ही करके चले जाए, और जहां मौका होता है आपने देखा उनकी क्रिकेट बिल्कुल चेंज थी इंग्लैंड की। उन्होंने तो आते ही जो चीज कही थी वो उन्होंने कल भी कर दी और पिछले 2 टेस्ट मैच में भी उन्होंने कर दिया। हम तो भाई फैसला कुल करने वाले हैं और अब वो क्रिकेट खेलेंगे जो दुनिया में उन्होंने खेला। हम 2-3 चीजों में रहे, पिच कैसी बनवाएं, टीम 11 की कौन सी खिलवाएं, या फिर किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप इतने जमकर, आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है? क्या टीम सिलेक्शन ने आपको ज्यादा डिसअपॉइंट किया है? जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई, खैर वो तो हमें नजर नहीं आई जो कि हमने ग्राउंड में खेलते हुए प्लेयर्स को हमने देखा, आपको स्ट्रैटेजी ने डिसअपॉइंट किया है या फिर आपको परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट किया? सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको डिसअपॉइंट किया है? तीनों चीजों में किया, लेकिन सबसे ज्यादा आप टीम सिलेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। आप मतलब जो बाहर लोग बैठे हैं कि अब आप इससे अंदाजा लगा कि आपको ऐसा लगता है आपने 6-8 टेस्ट कैप बना के रख ली है और वो देना है, हर हाल में किसी को देना है। 4 ओवर की क्रिकेट खेलने वाले जो है उनको आपने टेस्ट प्रिसाइसली और उसका नतीजा इंजरीज की सूरत में भी निकल रहा है। बिल्कुल। तो फिर मतलब ये आप मुझे हैरत होती है। मैं तो मतलब हमारे कुलीग हैं चेयरमैन साहब, सारी बात है। मैं एक दिन उनके साथ बैठ के मैंने ये कहा, जब ये इन्वॉल्व नहीं होते टीम के अंदर, चेयरमैन जो है वो मेन आदमी होता है। जब टीम उसके पास जाती है तो वो देखता है कि क्या है और फिर क्वेश्चन करता है कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। मतलब मुझे हैरत हुई कि उन्होंने कहा कि मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं होता। उसका नुकसान आज आपके सामने है कि आपने एक और चीज का नुकसान भी देखा, हमने जो रेस्ट नहीं करवाया, हमने रिजवान को एग्जॉस्ट कर दिया कि वो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस ही नहीं दे सका जो असल में रिजवान देता है। देखिए मैं आपको ये बहुत इनसाइड चीजें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। मैं सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे तो कहते मैं बुरा लगता है कि दूसरी कंट्री सुन रही है। हम इनसाइड हमारे प्लेयर हैं। आपका कप्तान शुरू में तो आप समझ रहे हैं कि आपने जो 2020 में फाइनल पहुंच गए तो आपने बहुत तीर मार दिया, कुछ भी नहीं किया। आप किस तरह पहुंचे, हम उस चीज को देखना चाहते हैं। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी और आपको बड़ी दूर हो गई कि न्यूजीलैंड आ रही है, फिर आप एक आध मैच अगर जीत जाते हैं तो आप फिर कहेंगे खत्म था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखें, नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एग्जॉस्टेड बट कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स। मतलब जब प्लेयर्स होते हैं, बाज जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो आपकी टीम का मुसलसल हिस्सा होते हैं। इंग्लिश टीम में भी ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनको मुसलसल खिलाया जा रहा है लेकिन दे आर परफॉर्मिंग वेल। एक जहां पर बात हो रही है टेक्निक की, जहां पर एक इंसान की टेक्निक ही काम नहीं कर रही तो आप एक काम कीजिए, आप उसको रेस्ट दें और उसके बाद लेट हिम रीग्रुप एंड फोकस। एंड द अदर गाय हु इज सिटिंग, आप ये देखें सरफराज की बात हो रही थी, हम भी क्रिटिसाइज करते थे लेकिन उनको मौका दिया जाना चाहिए था, स्पेशली कराची में अपने होम क्राउड के सामने। ही हैज नेवर प्लेड जी, नहीं दिया ना आपने, उनको आपने मौका नहीं दिया और आप ये देख लें बाहर बिठा के। अच्छा, दूसरी बात है, दिस ऑल कम्स अंडर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग जी, तो वो आपकी थी नहीं जो कि नजर भी आई और आपने अपने क्रिकेट के शायकीन को बहुत मायूस किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ा सुहाने मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं मुल्क में, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। कराची वाले भी थोड़ा इंतजार करें, रात के टाइम जब उनकी थोड़ी बढ़ती है तो जब ओस पड़ती है तो मजा आता है जब हवा चलती है। लेकिन प्लेजेंट है, सर्दियां नहीं आई बट प्लेजेंट है। ऐसा मौसम नहीं है कि हम अपनी जैकेट्स और हुडीज बाहर निकाल के बैठ जाएं। हाँ, एक अच्छी शॉल आपने लपेट लिया तो आपका कराची में तो गुजारा हो जाता है। दोपहर में तो आप कॉटन और लॉन ही पहन सकते हैं, क्योंकि जो धूप है, जब आफ्ताब आपको घूरता है, आहा, तो ऐसी गर्मी लगती है, अल्लाह मैं तो बता नहीं सकती, बहुत ही गर्मी सकती। लेकिन जहाँ जहाँ सर्दी जरा उन शहरों के वाले से तो बात करें हम, भाई जो खुशनसीब लोग हैं उनके वहाँ पर बड़ा चीज़ें जो है वो बेहतर हैं। मुल्क के बालाई इलाकों की हम बात करते हैं कि जहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, वहाँ पर लोग सयाहत की गर्ज से भी जाते हैं, वहाँ पर लोग एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अच्छा, बारिश के हवाले से कह दिया गया है कि जी अब दिसंबर में नहीं बरसेंगे, अब जनवरी फरवरी में आगे जाएंगे ये मामला। और कराची में भी आपको पता है लास्ट ईयर तो हो गई थी जी बिल्कुल, लास्ट ईयर 26 दिसंबर को, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 26 दिसंबर को कराची में भी बारिश हुई थी। यूजुअली वी डोंट सी रेन इन कराची, वैसे नहीं पूरे साल देखते, लेकिन दिसंबर में रेन होना बड़ी डिफरेंट बात थी जो कि हुई। लेकिन इस बार कराची क्या, जो दूसरे लाहौर वगैरह वहाँ पे भी हम बारिश होते हुए नहीं देख रहे, और जो फॉग का सिलसिला है इसी वजह से वहाँ पे बरकरार रहेगा। आज सुबह भी मोटरवेज को कई मकामात पे बंद किया गया है, क्योंकि फॉग वहाँ पे बहुत ज्यादा है। फॉग के साथ साथ स्मॉग भी है, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी, आपको पता ही है कि वहाँ कहा हुआ है कि जी छुट्टियों को कहा हुआ है कि जी 4 दिन स्कूल होगा, फ्राइडे को भी छुट्टी होगी, और जो स्कूल फ्राइडे को ऑफ नहीं करेंगे स्कूल सील कर देंगे। साथ में कारोबारी भी जो है, जो रेस्टोरेंट वगैरह सकते हैं, उनको भी बोला गया कि आप 10 बजे तक बंद कर लें। लेकिन सुन कोई नहीं रहा। जो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला ये होना चाहिए कि जो एनर्जी कंजर्व करने के लिए आप ये कर दें कि जी एक टाइम मुकर्रर कर लें, और डे लाइट सेविंग का जो कॉन्सेप्ट होता था अल्लाह आपका भला करे। तो बहरहाल मौसम के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, ये थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया बारिशों का, ये क्या चक्कर है सर, थोड़ा सा बताइए हमें। जी, बारिशों का तो पहले भी आपसे बात हुई थी कोई, इस दफा तो फोरकास्ट तो ये है कि बहुत कम बारिशें हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, इसमें पूरे विंटर में यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक की जो सीजनल फोरकास्ट 3 महीनों की है ना, वो हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कम बारिशें और कम बर्फबारी इस दफा, क्योंकि जो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं या टेली कनेक्शन होते हैं हमारी बारिशों के, इधर उधर के टेम्परेचर इंडियन ओशन के और पैसिफिक ओशन के, वो फेवरेबल नहीं है। अच्छा, वो मतलब जी अभी तक वो मामूल से कम चल रहे हैं पैसिफिक ओशन के खास करना, तो वो हमारी विंटर की बारिशों को फिर वो एक तरह से सुप्रेस कर देता है वो। चलिए, विंटर की बारिश नहीं होगी सरदार साहब, लेकिन ये कहा जा रहा था ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम होगा वो काफी ज्यादा, उसमें जो सर्दी भी आएगी, जैसे गर्मी थी बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ेगी, और फिर बहुत शिद्दत की सर्दी भी होगी। तो हमने वो शिद्दत की सर्दी अभी तक फील नहीं की। मैं पिछले दिनों लाहौर गई थी तो वहां पे भी नॉर्मल प्लेजेंट मौसम था, कि सर्दियां वैसी नहीं थी जैसे लाहौर में होती हैं, और कराची में तो आई नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में वो कुछ एग्जेजरेट किया जा रहा था, वैसे एज सच कोई इस तरह की फोरकास्ट नहीं हुई थी। फोरकास्ट तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की फोरकास्ट थी, उसमें भी अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स की फोरकास्ट थी, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी दोनों। और इसी तरह से जो ये सीजन है दिसंबर से लेके फरवरी तक, ये जो 3 महीने का दौरानिया है, इसमें भी मामूल से ज्यादा टेम्परेचर की प्रिडिक्शन है। तो कोई बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली नहीं थी। ये सोशल मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी, पता नहीं क्यों कि जी पानी खड़ा है तो उसकी वजह से ज्यादा सर्दियां हो जाएंगी, लेकिन एज सच उसके पीछे कोई इतनी साइंटिफिक बेसिस नहीं थी असल में। अच्छा। जी तो ये है कि मतलब कहीं किसी स्पॉट में तो ज्यादा सर्दी पड़ सकती है, यानी आपको पता है कि जनवरी ज्यादा सर्द महीना होता है, तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी में असल में दूसरी फैक्टर ये होता है कि जो वेस्टर्ली वेव आती है, कोई बारिश बर्फबारी बरसाने वाली कोई वेव इस तरह से निकलती है, तो उसके बाद फिर अच्छी कोल्ड एयर आती है ना, जैसे कहते हैं शदीद सर्दी उस वक्त पड़ती होती है। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अभी नवंबर का महीना तो ठीक गया था, लेकिन दिसंबर तो ऑलमोस्ट ड्राई जा रहा है, और आगे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। कोई हल्की सी वेव है दिसंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में, 29-30 दिसंबर को शुमाली इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान और चतराल और केपी के जो शुमाली इलाके, दूसरे शुमाली इलाके हैं, वहां पर कुछ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो उसके बाद कुछ यानी जनवरी के शुरू से
आपको सर्दी में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। जनवरी में अगर आपका दिल है कि आप घर में वो बॉनफायर करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो इससे यही सोची थी, इसका मतलब है आप न्यू ईयर पे बॉनफायर नहीं कर सकते। कराची में तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते जी, अनलेस और अनटिल आप किसी साहिली समुद्र पे किसी तरीके से हट वगैरह पे गए हो तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल है जी। मैं सती सोच रही थी, ये जो मैंने बहुत जज्बात में आके कुछ स्वेटरें खरीद ली थी कि मैंने कहाँ पहन के जानी है। एक मेरा मशवरा है, रात को कोई 8, 9, 10 बजे के बाद फुल एसी चलाएं घर में, ठीक है। उसमें 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो एसीओ की अपनी ठंडक होगी, ठीक है, चिलर वगैरह भी है ना, जी, तो वो चला के उसमें हार्ट अटैक का फैक्टर भी है ना, वो मुझे बिल आएगा। 10 मिनट के लिए चलाए ना, अच्छा, जस्ट हैव अ फील, उसके अंदर फिर छिटछिटते हुए फिर कॉफी, यही रह गया। खैर जी, और जी अभी क्योंकि हम फॉग के वाले से बात कर रहे थे तो आपको पता ही है कि लाहौर में फॉग बहुत ज्यादा इस वक्त। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट भी फॉग की वजह से, धुंध की वजह से इस वक्त बंद भी कर दिया गया है क्योंकि इसके तरफ शदीद धुंध भी है। और रनवे पे जो हद निगाह है वो भी 50 मीटर की हम देखने वो रह गई है। तो जनाब इसी पर हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन, बताइएगा कि अभी गो राउंड की हिदायत की गई है, 5 परवाजें फजा में ही मौजूद हैं, तो क्या करना है फिर उनका? देखिए, बिल्कुल जैसे ही मौसम ठीक होगा तो उनको लैंडिंग की इजाजत मिल जाएगी। जाहिर है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध है, रनवे पे हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी अभी आर्जी तौर पर बंद है। जैसे ही मौसम क्लियर होगा तो ये खोल दिया जाता है, क्योंकि लाहौर आने वाली 5 परवाजें लैंडिंग की इजाजत को नहीं उन्हें मिली थी, जो कि उन्हें कहा गया कि गो राउंड करें। मदीना से आने वाली परवाज PK 748 वो भी इसी का शिकार हुई है। दोहा से आने वाली परवाज QR 628 और जद्दा से आने वाली परवाज 760 तो उसको भी गो राउंड करने के लिए कहा गया। तो इस तरह से ये परवाजें हैं जो मुतासिर हुई हैं धुंध की वजह से। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाउद्दीन, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। अच्छा जी, अब हम ज़रा आपको ले चलते हैं मक्का मुकरमा। वहाँ पर हमने देखा है कि जो दुनिया में, क्योंकि आज वैसे भी पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि मक्का मुकरमा में जितने भी कदीम पहाड़ मौजूद हैं तो उनके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक रिसर्च कंडक्ट की जाए और फिर वहाँ पर लोगों को बताया जाए कि हर एक पहाड़ की क्या इस्लामिक वैल्यू है और क्या इस्लामिक हिस्ट्री है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो इस हवाले से वहाँ पे अमली इक़दामात जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और इसी पे हम शहजाद खान की रिपोर्ट भी देखते हैं। एक चीज़, वो लोग जो कि आज स्पेसिफिकली रुख करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, नेशनल स्टेडियम का, गुलशन इकबाल में ही है ना, आसपास है, ठीक है, नेशनल स्टेडियम का, अपने साथ दुआएं लेके जाएं। हाँ, कि अल्लाह मियां जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खेलें, और फूके मारे इन पे, दुआएं पढ़ के। कुछ ही देर में मैच शुरू हुआ चाहता है, तो बस ये है कि इंतजार की घड़ियां जो है वो। कितने रन दूर है इंग्लैंड जीत से? 55 रन। 55 रन चाहिए, तो they need 55 runs to win and they have just 8 wickets remaining. ये पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्टिंग। They need 55 runs to win. 55 रन चाहिए जीतने के लिए, सिर्फ 8 विकेटें उनकी बात। हम लेते हैं क्रिकेट। हमें दिमागी सदमा भी हो गया हल्का सा। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ वैसे ही जुड़े होंगे जिस तरह से आप 9 से 10 बजे तक थे। आगे भी इस सेगमेंट में हम बड़ी ज़बरदस्त आपसे बातें करेंगे और हम आपको मुख्तलिफ मौसमी फलों के हवाले से बताएंगे और जो नेशनल स्टेडियम में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से हम आपको आगाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी, क्योंकि हम आपको दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सदमे से दो चार हों, क्योंकि हमसे बताया नहीं जाएगा। ये आलम शौक का, शौक वो SHOC के वाला, ये क्या है क्या हुआ देखा ना जाए, ये सूरत हाल है हमारी। क्या बात, माशाल्लाह से हमारे प्लेयर्स ने ऐसा खेला है कि छंद से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे, ग्लास सोना सोना लगे। हाँ, हर चीज समझ, ग्लास नहीं मांगे मेरे भाई, देख मेरे पास ग्लास भी है। हमारी ये हमारी कैफियत
एक तो मुल्क महंगाई की वजह से वैसे ही हमारी मत मारती है, और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि जो टीम की परफॉर्मेंस है, मतलब एक क्रिकेट हमें खुशी देती है, उसमें जो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है हमें उसे मग ग्लास दिखाई देने दे रहा है। और मैं तो सोची सत्ती साहब आगे तो आ रहा PSL। PSL में क्या होना है? खैर तो उसमें तो सारी टीमें अपनी हैं, मतलब उसके अंदर जाहिर है ना कि मतलब आप दिल को हम ये कह के भी खुश करते हैं कि सारी बड़ा टीमें दुख हो रहा है मुझे, मतलब ऑनेस्टली आई एम वेरी हर्ट, दिस हर्ट माय फीलिंग्स कि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं। अच्छा वैसे अब तक आदत हो जानी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए, इट्स अ बैड वर्ड, सॉरी, बट द थिंग इज कि ऊपर से वो रिमोर्स भी नहीं है, सेम ही चीज है। तो क्या हुआ? वो भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? हो जाता है। आप छोड़े मैच को, आप मेरे स्टैट्स देखें। हाँ अच्छा, सेल्फिश नहीं खेलना चाहिए भाई, एक बात ठीक है। आप अच्छा अभी तो चक्कर ये खेल ही नहीं रहे ना, तो अब दुआएं करते कि सेल्फिश ही खेल लें यार। 2-3 सेल्फिश प्लेयर होते जो अपने लिए खेलते हैं ना, तो शायद हमारे मैच का नक्शा चेंज होता। उनके स्टैट्स बनके तो अच्छे नहीं हो गए। हाँ तो 2-3 स्टैट्स ऐसे मिलते हैं ना। मेरा अब सती फुल जिस वक्त जोर है ना वो है दुआओं पे। परफॉर्मेंस तो मैंने टीम की देख ली, मतलब नहीं वो नहीं जीतने वाले। अब जो भी जाए नेशनल स्टेडियम तस्वीरें लेके जाए, वो पढ़ के इनके फूके मारे इनके, कि मतलब अगले भी परेशान हो जाए कि एकदम से इनको हुआ क्या है। मतलब जबरदस्त बात है, और सिर्फ टीम को इल्जाम देना सही नहीं है। हाँ। जैसी बात मदिया ने की थी, T20 स्पेशलिस्ट बॉलर से आप करवा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको जाहिर है कितना उनको बॉलिंग नहीं करवाते इतनी ज़्यादा, तो उनकी बॉडी भी उनका साथ छोड़ जाती है, तो फिर वो बड़े मसले मसाइल होते हैं। आप ये देख लें कि हमारे कितने नसीम शाह इंजर्ड, शाहिद अफरीदी इंजर्ड, हारिस रऊफ इंजर्ड। By the way, I've heard that Haris is getting married this month. Isn't he injured? हाँ, but this is what I've heard. सोशल मीडिया पे चीज चल रही थी। खैर जी, टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। इंसान हिम्मत न हारे तो कोई बुरा नहीं, तो कोई नहीं हरा सकता। दोनों बाजुओं से महरूम नौजवान मोहम्मद अब्बास मुआशरे के लिए अज़्म और हिम्मत की मिसाल हैं। मामूलाती जिंदगी खुद अंजाम देते हैं, पेंटिंग और टाइपिंग भी कर लेते हैं। चमचों और कांटों से फनपारे बनाने वाला कराची का बासलाहियत नौजवान है आज बाखबर सवेरा के मेहमान। मेटल आर्टिस्ट अली चांद ऐसे फनपारे बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और सर्दी का खास फल किन्नू जायके में लाजवाब, फवाइद बेहिसाब। विटामिन सी से लबरेज फल का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है। किन्नू का छिलका जल्द को खूबसूरत बनाने के काम आता है। जी, तो हम आगाज में आपको बताएं, हम ऐसे आर्टिस्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि पेंसिल्स, कलर्स, वाटर कलर्स के बजाय इस्तेमाल करते हैं चमचों और कांटों का। बिल्कुल, कटलरी का बिल्कुल। हाँ, यू यूज द राइट वर्ड सती। और दुनिया जहान में ना बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है जब आप फन की एक डिफरेंट फॉर्म को साथ लेके चलते हैं। मैं ये सोची थी अगर अमेरिकन गॉट टैलेंट में, अगर पाकिस्तान गॉट टैलेंट ऐसी कोई चीज होती तो हमारे आर्टिस्ट जरूर वहां पे छाए हुए होते, क्योंकि ये सिर्फ और अपने चम्मच और कांटों के थ्रू उनको यूं दाएं बाएं घुमा के, तो इसमें छुरियां भी आ जाती हैं, ऐसे दाएं बाएं घुमाते हुए इनको ऐसे आर्ट ये तश्कील देते हैं जो मुसव्वरी की इनकी डॉल्फिन, हाथी, मोर, कीड़े मकोड़े समेत कई जानवरों परिंदों के भी फन पारे बना चुके हैं। ये आप परिंदों के देखिए किस तरीके से उनको उनकी प्लेसमेंट से आप देखें कि उन्होंने कितना जबरदस्त जो है वो काम किया। ये आप मोर देख सकते हैं। सती वैसे मुझे बताएं इसमें मोर में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की होंगी? ये तो मैं देख रही हूँ कि इसमें तो मुझे लगता है प्लेटें भी होनी चाहिए इस्तेमाल, वैसे तो पता नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कितनी छोटी छोटी है। दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, क्या इसमें सारी यही कटलरी यूज हुई है? क्यूरियोसिटी हो रही है भाई अब मेटल यूज हुई है या ये तो मुझे स्पून्स नजर आ गए यहाँ पे। अच्छा मदिया, वैसे एक चीज में मैं बड़ा खुश हूँ। क्या? अभी जैसे ये देखें, ओए हो जबरदस्त, दिस इज अमेजिंग। अली चांद क्या जबरदस्त उन्होंने, यार आप देखें कि स्टेज डिजाइनिंग से ये मेटल आर्टिस्ट का उन्होंने सफर किया है। डांस भी कर रहे हैं स्पून से, वो आप देख रहे हैं, डांस भी सारा कर रहे हैं। ये देखें, ओहो हो, दिस इज रिमार्केबल, अमेजिंग। पूरा ऑर्केस्ट्रा भी बना दिया जनाब। हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में फन की कमी नहीं, और आप ये सोचें कि कितने मसाइल, कितने मुसीबतें, कितनी सहूबतें हमें यहाँ पर पाकिस्तानियों को सहना पड़ती हैं, घर से निकलने से लेके कहीं पर ऑफिस जाने तक या कहीं पर भी काम से जाने तक। और उसके बावजूद जो है वो आप ये देखें कि टैलेंट जो है वो इस हद तक यहाँ पर पाया जाता है कि लोग उसको शोकेस करते हैं और लोग फिर वो कहते हैं कि वाओ एंड हाउ।
बिल्कुल जी। These are the two questions that people ask. सही, और यही तमाम तर सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ अली चांद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो जिनके ये फन पारे आपने स्टूडियो में देख भी रहे हैं और इस वक्त वो कुछ हमारे स्टूडियो में भी लेकर आए हैं। हम ये देख के बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि घर वाले बहुत नाराज होते होंगे ये देख के। ऐसा ही अली चांद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ऐसे ही है, बस नाराज तो कोई नहीं, फख्र महसूस कर रहे हैं। अच्छा, फख्र महसूस। शुरू में कहा क्या कर रहे हैं ये चमचे, कहाँ जा रहे हैं ये कांटे, कहाँ जा रहे हैं घर के, ऐसे कुछ? बस ये ड्यूरिंग द कोविड मैंने काम शुरू किया था, नेट पे सर्च किया, क्योंकि बेसिकली मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने कुछ नई चीज़ बनाने के लिए तो मैंने इसमें कोशिश की कि कुछ इसमें नई चीज़ निकालें। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं कोई बनाता नहीं है, नहीं बनाता, बिल्कुल हमने नहीं देखा। नेट पे मैंने देखा कि काफ़ी आर्ट इसमें मौजूद था। मुश्किल काम था उसको चमचों उसको मोल्ड करना, उसको वेल्ड करना, उसकी पॉलिशिंग वगैरह, लेकिन उसकी एक शक्ल देना बड़ा प्रॉब्लम मुश्किल काम होता है। तो इसमें बहरहाल मैंने कोशिश की, कुछ मसाइल पैदा हुए, कुछ मुश्किल पैदा हुई, लेकिन एक हिम्मत नहीं आ रही अल्लाह की तरफ से। मसाइल में मुश्किल की जब आप बात करते हैं तो किस किस्म के मसाइल थे? और आई एम श्योर कि कटलरी वगैरह ये अच्छी खासी महंगी मिलती है, कोई आसान चीज़ तो नहीं है ना जिससे आप बना रहे तमाम चीज़ें? हाँ, ये असल में ये इम्पोर्टेड होती है, जो आप देखा होगा लोकल मार्केट में जो शेरशाह वगैरह में मिल जाती है, तो वो इतना महंगी नहीं होती, लेकिन महंगी नहीं होती, किलो के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान से बेहतर होती है क्योंकि इसमें आर्ट होता है और चमचों में कलाकारी होती है, कारीगरी होती है। ओके, अच्छा मैं जरा चाहूंगी एक तो जरा फूल भी जरा आप देखिए जनाब। आहा हा हा हा, मैं अपनी स्क्रीन के आगे रखूंगी ताकि आप प्रॉपर उसको देख सकें। ठीक है, अच्छा साइड इसको इधर कर लूं, ठीक है। अच्छा ये आपने क्या बनाई? ये लिज़ार्ड है। अच्छा जी, ये है छिपकली बना दी आपने इससे? क्या बात है, क्या जनाब ये देखें छिपकली, देखें जरा, ये देखें जी, ओए होए होए, जबरदस्त। ये स्प्रिंग वाली है तो ये जंप भी कर सकती है। वाह। हाँ, ये देखें ना ये इसके। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। छिपकली भी बना ली है, चिड़िया भी है, वो हाथी भी बनाया हुआ है, और साथ में ये क्या सर? ओह ब्यूटीफुल। तो तोड़ मड़ोड़ के सर, ये एक जब आप पीस बना रहे होते हैं उसमें आपको कितना वक्त दरकार होता है, कितना टाइम लग जाता है? शुरू में तो मैं एक दिन में एक बना पाता था, कोई भी एक चीज़ बना, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सेट हो गया तो तकरीबन 5-6 पीस में बना लेता। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, मैं आई वाज मोर क्यूरियस कि वो जो हम मोर दिखा रहे थे, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं बनाने में? मोर में भी मैंने स्पून से उसके विंग्स बनाए हैं, ठीक है, और सिल्वर स्टील की जो चादर आती है वो भी लगाई है, उसमें कपड़ा भी लगाया हुआ है, आयरन भी है, काफी मटेरियल इसमें इस्तेमाल, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ चमचे और कांटों से काम उतना नहीं चल सकता। चमचे और कांटों का नहीं, वो नहीं चल सकता। उसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? उसको तकरीबन मुझे 10 से 12 दिन लगे थे। अच्छा, और ये जो वेल्ड करते हैं आप, ये किस चीज से करते हैं इनको? ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो होती है, अच्छा, अमून जो यूज होती है हर जगह पे। ओके ओके। सर मुझे एक बात बताएं, यूजुअली हम ना जब पेंट भी कर रहे थे ना, छिपकलियां नहीं बना रहे होते, आपने उस आर्ट को मेहनत करके आपने अपने घर के कांटे और सब चीज इस्तेमाल करके आपने छिपकली बनाई। क्या जबरदस्त। वाह सर, आपको प्यार है छिपकलियों से? बस क्यों, क्या इंस्पिरेशन लिया आपको? आप फारिग बैठे हुए थे, एकदम आपने दीवार पे छिपकली देखी, आपने कहा चल मैं तुझे बनाता हूँ, तो सर क्या किया? ये देखे लग भी रहा है, बिल्कुल पक्की लग रही है, ऐसे खड़ी होगी, दीवार से चिपकी होगी। बताएं सर। बस ये नई चीज तख्लीक करने की ख्वाहिश होती है, हमेशा कोई ना कोई नई चीज बनाई जाए, जिससे इसमें मेहनत तो होती है, लेकिन एक पसंद आती है, वो चीज़ अच्छी लगती है लोगों को। आपकी चीजें बिकना शुरू हुई हैं? शुरू में मैंने ऑनलाइन कुछ 2-3 कस्टमर थे, उनको दी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी इसकी सेल नहीं है, तो बस ये शौकिया बना रहा हूँ अपना। शौकिया बना रहे हैं, तो आगे मतलब शौकिया जब बनाते हैं तो कोई एग्जीबिशन या कोई नुमाइश वगैरह इस तरह से चीज़ों के इतने आर्टिकल्स बना के सोचा है आपने कुछ? हाँ, सोचा तो है, मुझे 1-2 जगह से ऑफर भी आई थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसके अलावा भी 2-4 चीज़ ऐसी आर्ट के हवाले से बनाकर, मिसाल के तौर पर वो चमचे और कांटों से मैं पेंटिंग भी करता हूँ। अच्छा, पेंटिंग भी करता हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और उसके अलावा स्कल्पचर बनाने चाह रहा हूँ कुछ 2-3 किस्म के, तो वो भी उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी बन जाए कि जिससे एग्जीबिशन में थोड़ा। तो स्कल्पचर किस तरह के बनाना चाह रहे हैं आप? स्कल्पचर में उसमें सीमेंट पे भी है और स्पेस स्टील पे भी, चमचों पे भी है।
अच्छा अच्छा अलीशान साहब, दुनिया भर में ना लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर अपनी पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल कर रहे हो तो ये एक रिसाइकिल की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है। सो आपने कोशिश की क्योंकि अब तो हमारे पास इंटरनेट भी है कि जो आपकी जो तख्लीक है, जो चीज़ें आप बना रहे हैं वो बाहर ममालिक में भी लोग देख सकें और फिर वहाँ पर भी ऑर्डर कर सकें। क्योंकि जैसे मैं ये देख रही हूँ, ये चमचों से जो आपने बड़ा प्यारा से ये जो कली सी बनाई है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो वहाँ पर तो लोग बहुत पसंद करते हैं कि ऐसी कोई चीज़। वहाँ काफ़ी पसंद किया जाता है, वहाँ मैंने नेट पर देखा काफ़ी लोग इसको बनाते भी है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ज़रिया माश का है। लोग ये इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, वो चाहते हैं कि बस हमारा रोज़ी का जरिया कोई बन जाए। आर्ट में दिलचस्पी उस वक्त मिली जाती है जब पेट भरा हुआ होता है। हाँ, मसला ये है कि अब यहाँ पे किसी को, मैं शुरू में मुझे वेल्डिंग नहीं आती तो मैंने 1-2 वेल्डर से मदद ली तो वो परेशान हो गए क्योंकि उनको मसला ये था कि मुझे दिहाड़ी मिल जाए। अब वो एक दिन में 1 पीस भी नहीं बन पाता था तो वो परेशान हो गए। फिर मजबूरन मुझे, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे काम करना था, तो मैंने खुद ही हिम्मत करके वेल्डिंग खुद शुरू कर दी और खुद ही करना शुरू कर दिया। ओके, वो भी एक सीखने का एक अलग ही चीज है। हाँ, वो अचानक ही टांका सही लगना है, कैसे लगना है, मेटल को कितना जोड़ना है, अलग से साथ में सोल्डिंग के लिए क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स डिफरेंट। ये वाकई में बड़ी मेहनत की चीज़ है। लेकिन चलें, अच्छा है, आपका शौक है तो आप इसको बरकरार रखें क्योंकि आजकल वैसे भी आप ये देख लें कि माशी हालात लोगों के नॉर्मली सही नहीं होते और लोग बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन उसके अंदर आप अपनी तख्लीक कारी के जरिए अपने जहन को भी सुकून देते हैं और अच्छे आर्ट वर्क भी तख्लीक करते हैं। क्योंकि बेसिकली मैं स्टेज डिजाइनिंग 22 साल से करता था। जी 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 हाँ। वो काम आपका सही चल रहा है अभी? क्योंकि कोरोना के दौरान 1.5-2 साल से बंद हो गया था, अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है। मैंने काफी उमर शरीफ साहब इलाका सोल्जर लगा, उनके स्टेज ड्रामों के सेटअप लगाता रहता, तो वो सारे काम मैं करता हूँ। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। बहुत शुक्रिया अली चांद, आप तशरीफ लाए और मजीद अच्छे काम करते रहें जी, मजीद ऐसी तख्लीकात करते रहें ताकि आपकी ये नुमाइश भी हो इन आर्टिकल्स की। अल्लाह करे। और बड़ी बड़ी मुख्तलिफ किस्म के आर्ट थे जी बिल्कुल। किसी तरीके से मुझे तो ये लगा कि जैसे रिसाइकल, घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप कहते हैं अगर आप फेंक भी तो आप उनको किस तरीके से आर्ट फॉर्म में उसको तब्दील कर सकते हैं। सो एक अच्छी इंस्पिरेशन थी जो उन्होंने भी हासिल की और उसके बाद फिर वो हमारे सामने उन्होंने आपके सामने शेयर किया। बिल्कुल जी। अच्छा जी, कहते हैं कि इंसान अगर खुद हिम्मत ना हारे तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। कराची में आप मौजूद थे, अब हम सफ़र करेंगे लाहौर का हवा के दोष पर और आपको मिलवा रहे हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्बास से, जिनके 2 बाजू नहीं हैं और उसके बावजूद वो एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी के तमाम काम करते हैं। खाना खुद खाते हैं, पानी खुद पीते हैं, मोबाइल भी यूज कर लेते हैं और तो और पेंटिंग भी कर लेते हैं। भाई बिल्कुल जी, पेंटिंग भी कर लेते हैं। उन्होंने टाइपिंग सीखी हुई, बेहतरीन टाइपिंग भी करते हैं। और वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने उन्हें महकमा सेहत पंजाब में सरकारी नौकरी भी दे रखी है जहां पर वो बहैसियत कलेक्टर काम करते हैं और बचपन से वो अपने इन दोनों बाजुओं से महरूम हैं। टांगों में बैलेंस होने की वजह से वो गिर भी जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने हालात का मुकाबला किया और आज वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे साथ भी मौजूद हैं राजा मोहम्मद अब्बास, उनको हम शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अब्बास के आपने हमें वक्त दिया। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी कि दोनों बाजुओं से आप महरूम हैं लेकिन उसके बावजूद आप खाना खुद खाते हैं, आप टाइपिंग खुद करते हैं, बालों में ब्रश आप खुद कर रहे हैं। कितना मुश्किल था ये तमाम तर सफ़र नॉर्मलिटी की जानिब? बेसिकली जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दोनों बाजू नहीं थे और मुझे घर वालों ने बताया कि काफ़ी मुश्किलात शुरू में आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे और फिर मैं चल नहीं सकता था, गिरता बहुत था। जब चलने की कोशिश की तो मैं गिर जाता था। तो मैं कोशिश की, सारी मेरे घर वालों ने हिम्मत की, मेरा साथ दिया, तो मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ से मैंने अपनी लाइफ की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। तो मैंने हमारे लाहौर में एक अदारा बहुत ही स्पेशल बच्चों का है जो कि अदारा बहाली मजूरा PSRD हाई स्कूल, जो कि मजूर अफराद के लिए बहुत ही काबिल अदारा है, जो कि वहाँ पे बहुत ही तालीम दी जाती है। बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है जैसे वहाँ पे डिसेबल नहीं बल्कि नॉर्मल पर्सन का स्कूल है। तो मैंने वहाँ से हिम्मत आ रही, स्कूल में करते आ रहा, मैंने काम वगैरह किया, वहाँ पे पेंटिंग सीखी, स्कूल से वर्क सीखा और अल्लाह का शुक्र है आज मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, सब अपने काम खुद पाँव से कर सकते हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं माशाल्लाह से जो आप नॉर्मलसी के जानिब जो आप जिंदगी में आ चुके हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ फोन से अपने पाँव से फोन पकड़ा हुआ और आप टिकटॉक की वीडियोस भी बनाते हैं।
जी जी। कितनी पजीराई मिलती है टिकटॉक पे? लोग कितना पसंद करते हैं फिर आपको? बेसिकली टिकटॉक पे मेरा जब पहले एक अकाउंट था तो लोगों ने वो रिपोर्ट्स वगैरह मारी और काफ़ी लोगों ने ब्लॉक कर दिया। अब मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया है, बल्कि आज ही मैंने सुबह देख रहा था अपने अकाउंट पे मेरे 10,000 के लाइक्स हो चुके हैं और काफ़ी अब सपोर्ट मिल रही है मुझे पब्लिक की तरफ से। अच्छा, ये मुझे बताएं कि साथ ही हमें ये पता चला कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिली हुई है, वहां पर आपकी मसरूफियात क्या हैं और वो जॉब कैसे मिली? क्योंकि सरकारी नौकरी का हसूल तो बड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली मुझे जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने अपने फादर के साथ काफ़ी जगह पे अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट के लिए, तो मुझे किसी अदारे ने जॉब नहीं दी थी। हर जगह पे मैंने गवर्नमेंट के अदारे में डिसेबल के कोटे में अप्लाई किया, पर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। 3 साल तक मैंने ऐसे ही हर चैनल पे बात की, हर मुख्तलिफ मीडिया पे बात की, मेरे इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने लोगों ने अपील भी की कि आपका इसकी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए क्योंकि एक हमारा पाकिस्तान का शहरी है, हमारा लाहौर का शहरी है। तो मेरे पास एक ऐसी लड़की आई जिसने मेरा ये सारा मामला, मेरा इंटरव्यू किया, उसने बेसिकली मुझे सारा मेरा प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम उन्होंने यास्मीन राशिद को सेंड किया और यास्मीन राशिद ने जब मेरा प्रोग्राम देखा तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ऑफ़र की महकमा सेहत में, मुझे उन्होंने हेल्थ में मुझे गवर्नमेंट जॉब दी, जो कि मैं वहाँ पे डेंगू में और पोलियो में सुपरवाइज़र हूँ और काफ़ी अच्छी मेरा वर्क चल रहा है वहाँ पे। बेसिकली मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, जो मेरी टीम मेंबर हैं, वो लोग इतना काम नहीं मुझे करवाते, वो ज़्यादातर मुझे कहते हैं हमारे ऑफिस में ही बैठे रहें, आप बहुत अच्छे हैं, आप काम हमें आपसे नहीं चाहिए, बस हमें आपका साथ चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राजा मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, तो दोनों हाथों से महरूम थे लेकिन उन्हें कहीं हिम्मत नहीं हारी, तालीम इन्होंने हासिल की और उसके बाद इनको टाइपिंग भी करनी आती है, अपने दोनों पाँव से टाइपिंग भी कर लेते हैं। अब जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पाँव की उंगलियों में ब्रश फंसा के अपने बाल भी ब्रश कर रहे थे। फिर टिकटॉक की वीडियोस भी बनाते हैं, गानों पे जो हमने स्पेसिफिकली देखा भी तो मैंने उसे पहचाना कि अच्छा तो बड़े ज़बरदस्त एक्सप्रेशन दे रहे हैं और तमाम तर ज़िंदगी के जो अपने काम है वो आराम से करें, एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जो उनके आसपास के लोग हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए सती बहुत सारी जगहों पर ना हमसे काम तब नहीं होता, ये हम तब बुरा फील करते हैं जब लोग हम पे तर्स खाएं। जरा सी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए और लोग आप पे तर्स खाना शुरू हो जाए ना तो आप एक अजीब मोड में चले जाते हैं जो कि नहीं जाना चाहिए। तो आपको अगले को एज अ हीरो ट्रीट करनी चाहिए कि भाई देखें, और वाकई ऐसे सती हमारी उंगली जल जाए, हमसे काम ना हो रहा, हमें कितनी तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि जो लोग इस ऐसी नेमतों से महरूम रहते हैं तो उनको दूसरे सेंसेस अल्लाह दे देता है और उनको कामयाब जिंदगी गुजारने का। वरना अगर इंसान हिम्मत हार दे तो फिर क्या रह जाता है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे लिए भी कि हमें भी अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि दोनों अल्लाह पाक ने में हाथ पांव दिए और हम एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, अब हम तस्करा कर लेते हैं चिन्योट का। अच्छा, चिन्योट का नाम लेते हैं तो आपके जहन में किस शख्सियत का नाम आता है? जी, अमीर उमर चमन। और अमीर उमर चमन को भाई आज उनकी सालगिरह का दिन भी है तो हैप्पी बर्थडे टू यू अमीर उमर चमन। आप बड़ी अच्छी रिपोर्ट जी, हमारे स्टार रिपोर्टर है, हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट बना के भेजते हैं। तो इसी डिसेबल्ड जो कम्युनिटी है इनके हवाले से वो बात ये कर रहे हैं कि वहाँ पर एक बहाली का मरकज़ है सरकारी अस्पताल में जो कि कायम किया गया है चिन्योट में, और वहाँ पर 5,500 से ज़ायद खुसूसी अफराद को मसनूई आज़ा लगाकर नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल किया गया है, विच इज़ रिमार्केबल। बिल्कुल जी। तो इसी बहाली सेंटर के हवाले से मजीद बता रहे हैं अमीर उमर चमन। पिछले दौरान मैं आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में स्पेसिफिकली पेशावर में किस तरीके से रिहैब सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो नशे के आदी हैं, और जो ये नशा है ये कोई जेंडर नहीं देखता। हमने देखा है कि सिर्फ मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है खैबर पख्तूनख्वा में नशा कर रही है। अगर हम यहाँ पे भी कराची में भी बात करें, लाहौर में भी बात करें, तो जो कॉलेजेस वगैरह में जो नशा जो पहुंच चुका है, जो आइस का नशा है, जो दूसरे जितने भी नशे हैं, तो लड़कों के साथ साथ वो लड़कियां भी करें जी। और अब तो मतलब सिगरेट नोशी इससे हटके नशा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिगरेट नोशी की बात करें तो आजकल आप बाहर जाएं सड़कों पे इधर उधर तो पहले ये चीज़ें छुप के की जाती थी। आज आप किसी यूनिवर्सिटी के पास से, किसी इंस्टीट्यूट के पास से आप गुजरें तो आपको टीनेजर्स जैसे भी कम उम्र के बच्चे बच्चियाँ अलल ऐलान जो है वो करते हुए आपको सिगरेट उनके हाथों में नजर आएगी और उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, उनको किसी बात की बात का डर नहीं होता। अच्छा, सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये, अभी हम जो नशे की बात कर रहे थे, स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी
मोस्टली जो कुछ पुलिस रिपोर्ट्स भी सामने आई उसमें यह है कि जो ड्रग्स से डील कर रहे होते हैं, जो सप्लाई कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं बिकॉज दे आर सेफ इन द नेटवर्क ना। सो खैबर पख्तूनख्वा में जो बढ़ता हुआ रुझान है और जिस तरीके से ख़वातीन नशे की लत में मुब्तला हो रही हैं, इस हवाले से शाज़िया निसार का पैकेज देखते हैं। चलें जी, एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब सर्दियां आती हैं तो अपने साथ मुख्तलिफ फल भी लेकर आती हैं, जैसे गर्मियों में पसंद किया जाता है, गर्मियों में आता है फलों का शहंशाह, फलों का बादशाह आम। क्या बात। तो जनाब सर्दियों में भी आता है फलों का राजा किन्नू, और उसकी पूरी खानदान आता है। माल्टा। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका खानदान है? अच्छा, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, हम जो सेगमेंट्स अपने प्लान करते हैं ना, तो उसके अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। और आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान मैच हारने को है सिर्फ 8 रन है, ठीक है? तो उससे जो आपका और हमारा खून सड़ना है ना, भले मैं आपसे लाख कहूँ कि हम तवज्जो नहीं है, लेकिन इस वक्त भी मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है और मैं जो चौके वगैरह पढ़ रहे हैं और वो जो 6 रन बना रहे हैं ना, लोगों को बताना, सिर्फ 8 रन रह गए। तो बात यह है कि उससे जो खून चलेगा तो उस खून को बराबर भी तो करना है, तो उसमें खून बनाना भी तो है ना हमने, जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी की जिसमें भरमार है, जो हमारे जिस्म को इम्यूनिटी देगा उस खून के जलने के बाद, वो कीनू देगा। और आप क्यों जनाब ये जो मल्टी विटामिन आपको मिल रही है, चल ठीक है मल्टी विटामिन तो खाएं, लेकिन जो विटामिन सी की आप क्यों गोलियों के पीछे भाग रहे होते हैं? इस वक्त आपको विटामिन सी फलों की सूरत में, जेन्युइन सूरत में दस्तयाब है। अल्लाह ताला का कितना जबरदस्त निजाम है, आप ये देखें कि सारे फ्रूट्स जो मौसम के, और पहले मिथ्स होती थी, नहीं ये खट्टा फ्रूट है, ये ना खाना, गला खराब हो जाएगा। भाई अल्लाह ताला ने इस मौसम में उतारा है तो इसके कोई रीजंस होंगे। हर मौसम की जो बीमारी होती है तो अल्लाह पाक ने उसी मौसम से निपटने के लिए फल भी बनाया है। अच्छा, आज स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं किन्नू की जो अफादियत है उसमें, मौसमी में कौन से लोग खा सकते हैं, कौन से लोग नहीं खा सकते, डायबिटीज के पेशेंट क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस हवाले से बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत मुबश्शरा खान हमारे साथ मौजूद है, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शरा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। जबरदस्त मौसम है, हर तरफ आपके दुपट्टे की तरह हमें ऑरेंज ऑरेंज किन्नू, मौसमी, माल्टे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से। सादे पत्ते भी होते हैं टहनी के तरह। नहीं, जब वो पकने से पहले कलर यही होता है ना, अच्छा ग्रीनिश सा होता है। वो फूल जब पक चुका होता है, जब वो पत्ते का कलर भी आप जैसे माशाल्लाह से आपकी टाई और आपका ड्रेस, तो हम एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हसीन इम्तिजाज है। अच्छा, कितनी अफादियत है और कितने हमें फायदा उठाना चाहिए अपने इस मौसम का और इस फल का? देखिए, बेसिकली जैसे आपने कहा कि कौन सी ऐसी विटामिन्स हैं या फाइबर्स हैं, तो आई वुड से कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए सुपर फूड कहा जाता है, जो आपके ब्लड लेवल को, शुगर लेवल को बैलेंस आउट करता है, जो जीआई यानी ग्लिसेमिक इंडेक्स के तौर पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 4 चीज़ें बहुत मुफीद है, जो हम कहते हैं विटामिन सी, फाइबर, फॉलेट एसिड एंड सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स एज वेल। क्योंकि ये सिर्फ ऑरेंजेस को खाने के साथ साथ लगाया भी जाता है और हड्डियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोल्ड प्रेस ऑयल भी बनाया जा सकता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि एम्प्टी स्टमक ना पिएं ऑरेंज जूस। काफ़ी लोगों को होता है कि मॉर्निंग में एकदम से पी लेना, बट ब्रेकफास्ट के बाद यानी सुबह का नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं। नॉट मोर देन 2 ऑरेंजेस, यानी 2 ऑरेंजेस से ज़्यादा। लोग तो नाश्ते में ऑरेंज जूस वैसे पी रहे थे ना, बिल्कुल वो नहीं पीना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद पीना चाहिए। और यूजुअली ये कहा जाता है कि 2 ऑरेंजेस से ज़्यादा आप एक्सीड ना करें, क्योंकि वो शुगर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर तो ये होता है कि सर्दियों में छत पे बैठे, काला नमक साथ रखा, बिल्कुल, और उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर भी तो रेज फिर करेगा ना काला नमक। हाँ, चिरागों में रोशनी ना रही फिर। लेकिन वो मजा भी तभी आता है ना जब आप सर्दियों की धूप और काला नमक और साथ में किन्नू, तो जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। आई वुड से कि अगर ऑरेंजेस का काफ़ी लोगों को शौक है, जैसे कुछ रीजन्स में है कि तकरीबन 3 से 4 निबलिंग करते हैं, जैसे हम कहते हैं जंक फूड पे निबलिंग करते हैं, तो निबलिंग के साथ साथ अगर आप उसके साथ थोड़ा सा अदरक, क्योंकि एंटी हिस्टामिन है, एंटी फंगल है, वो उसमें अगर आप ऐड कर लें ऑरेंजेस के साथ तो बेहतरीन ऑरेंज जूस हो जाएगा। अच्छा, आपको उसके अंदर साथ आपने हमारा खून बहुत बढ़ा लिया। अभी थोड़ा सा मैच के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि भाई हो क्या रहा है जी। जो होना था हसरत उन गुंजों पे, जो बेफ के बाद यानी कि पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे के बाद ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम वाइट वॉश हुए हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर और कराची में बिलखुसूस। तो ज़ाहिर है अपना नुक्ता नज़र आप पहले ही बयान कर चुके थे, कुछ मजीद कहना चाहेंगे आप? चलें जी, शायद हाशमी साहब हमें नहीं मिल सके, तो नजीबुल हसनैन से हम बात करते हैं। नजीब भाई, आप बता दें, जो सवाल मैंने शाहिद भाई से किया कि 1955 के बाद ये मौका आया
कि हम वाइट वॉश हुए हैं, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कि ये जो सीरीज थी, जो एक डरावना ख्वाब बन गई थी हमारे लिए, वो इख्तिताम को पहुंची, क्योंकि इससे ज्यादा कोई टूरिंग टीम किसी मुल्क में आके डिक्टेट करा के गेम बना के मैच जीते और वाइट वॉश करे, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, जितना क्रेडिट दिया जाए इंग्लैंड को, क्योंकि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जो उन्होंने दिलेरी से क्रिकेट खेली है और उन्होंने ये पहले टेस्ट मैच से ये टोन सेट कर दी थी कि हमें ड्रॉ नहीं चाहिए, वी आर इन इट टू विन इट, हम जीतेंगे चाहे जिस तरह की विकेट हो, चाहे जो आप कर लें, हम जीतने के लिए आए हैं, हमें हारना कबूल है लेकिन ड्रॉ का कोई फायदा नहीं है। तो वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हमने आगे से जवाब में क्या दिया, हमारा जवाब भी बहुत अच्छा था। कुछ इस तरह होता है कि जब हम ग्राउंड में एंटर होते हैं तो ये सोच होती है कि बस हारे नहीं। अच्छा, नजीब भी हमें तो ये आपको क्लियरली माइंडसेट का फर्क नजर आया इस। चलिए ठीक है, शाहिद हाशमी से हम बात कर लेते हैं जरा। शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हैं। बात ये है कि नजीब ने हमें कहा कि उन्होंने कहा कि हमें जीतना कबूल है और हारना कबूल है, और हमने आगे से जवाब दिया कि हमें सब कुछ कबूल है जो आपको कबूल है। तो वैसा ही हुआ नतीजे की सूरत, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बिल्कुल 154वां टेस्ट मैच था ये पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान ने पहला टेस्ट 1955 जनवरी में खेला था। मुसलसल पाकिस्तान 4 टेस्ट हारा है, मार्च में ऑस्ट्रेलिया से हारा था और 3 ये टेस्ट मैच हारा है। तो इंग्लैंड की जो अप्रोच थी, बोल्ड अप्रोच, बहादुराना और जारहाना हिकमत अमली, उसके सामने पाकिस्तान बिल्कुल ढह गया। उन्होंने ये बिल्कुल वादे कर दिए थे कि ना तो वो ड्रॉ चाहते हैं और ना ही वो शिकस्त से खौफजदा है, और उन्होंने एक ऐसी अप्रोच इख्तियार की जो उनके काम आई। अब वो 10 टेस्ट मैचों में मैच एंटरटेनिंग, वरना तो वो मैच डेड मैच था जो शुरू हुआ था जिस तरीके से पेश थी। लेकिन हाशमी साहब, मुझे ये बताएंगा, आप कितने बुरे तरीके से हमारी ना सिर्फ टीम, हमारे प्लेयर्स, बल्कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो भी एक्सपोज हो गई है, क्योंकि उनके गलत फैसलों की वजह से आज हमने ये दिन देखा है। हमारा पूरा सिस्टम में एक्सपोज हुआ है। सिर्फ सिलेक्शन नहीं, सिर्फ कप्तानी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बहुत पूरा सिस्टम खराब हुआ है। और टेस्ट मैचों में अब हमें अपनी हिकमत अमली बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी, वरना हम इसी तरह टेस्ट मैचों में हारते रहे, चाहे होम ग्राउंड पर हारे चाहे बाहर हारे। एक जमाना था कि हम होम ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं हारते थे। अभी 2 साल पहले हमने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है, हमने बांग्लादेश को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, लेकिन जैसे बड़ी टीमें आई हम उनसे शिकस्त के खौफ से हमने फ्लैट पिचें बनाना शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर से हम डर गए, हम अपने फास्ट बॉलर्स पे, अपने बैटर्स पे एतमाद नहीं करते। हमने वो ऐसी अप्रोच, दिफाई और खौफजदा हिकमत अमली अप्रोच इख्तियार की, जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 4 टेस्ट मुसलसल होम ग्राउंड पर पाकिस्तान हारा है। अंदाजा कीजिए। अब जरा लेट्स टॉक टू तौसीफ साहब, हमारे साथ एक दफा फिर से मौजूद हैं। तौसीफ भाई, मैच में जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, ये मैंने सोचा था, ज़ाहिर है मेरी खाम ख्याली थी कि एक आध विकेट मजीद गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो 8 विकेटों से ही उनको फतह हासिल हुई। तो अब जरा आ जाते हैं थोड़ा सा ओवरऑल इस सीरीज की परफॉर्मेंस पे। विकेट कैसी बनी, कैसी नहीं बनी, तो जाहिर है कि वो दोनों टीमों के लिए वैसी ही थी, और उस टीम के अंदर, उस पिच के अंदर भी उन्होंने नतीजा खेज मैच को बनाया अपनी बेस बॉल स्ट्रेटजी की वजह से। हमने क्या क्या गलतियां की, उनको एक एक करके जरा अगर आप बयान करना चाहें तो वो क्या होंगी? देखिए, आपने एक बात की कि एक आध विकेट गिरने की, तो 7 विकेट से जीत जाते हो। हाँ। ऐसी कौन सी बात थी? बस वही है कि हम इसी चीज पे खुश हो जाते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे। सर, अभी नजीब बात कर रहे थे कि खुदा करके जो है ये सीरीज खत्म हुई। अभी तो ख्वाबों में भी थोड़ा बहुत आएगा कुछ लोगों के कि जी हम लोग कैसे खेलें। तो ओवरऑल जो भी बातें की है ना, वो बिल्कुल ठीक है। आप ने बंदर बांट लगा दी थी, आपने कोई आपका होमवर्क नहीं था, उनका होमवर्क साफ नजर आ रहा था। वो जैसे मैं पहले आपके उसमें बात कर चुका हूँ कि जी देखिए, वो लोग होमवर्क करके आए हैं और सारी दुनिया की टीमें होमवर्क कर रही हैं। आपको कुछ नहीं, आपके चीफ सिलेक्टर साहब और दूसरे जितने भी हैं। फिर मैं एक बात कहूंगा कि हम हार गए इसलिए ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट आपने ये साल भर में किस तरह की क्रिकेट खेली है। कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जीतते थे और वाह 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 आप मचा देते थे, चाहे कुछ भी हो। कुछ नजर नहीं आ रहा था कि इसमें क्या आपने क्या खोया क्या पाया। अगर ये सवाल आप करते हैं तो आप हमें 2 चीजें सिर्फ मिली हैं, सऊद शकील और अबरार। अबरार एक बिल्कुल अलग चीज नजर आई है जिससे हम बार बार तस्करा कर रहे थे कि जी इसको खिलाओ,
एक नई चीज कोई नजर आए जिससे गोरे परेशान हो जाए। देखे जैसे अभी बात की थी कि हम कभी भी, शाहिद भाई ने कहा था कि हम कभी भी यहाँ पर इतने बेबस नजर नहीं आए। हमारा हमेशा स्पिन अटैक जो है वो उड़ा के रख देता था ये गोरे इन लोगों को। इसका मतलब है कथा कलामी की माजरत, हम अपने होम ग्राउंड में, उन ग्राउंड पे जहां पर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हो, ये हमारे क्रिकेटर्स उस होम ग्राउंड में उन पिचेस पे ऐसे फेल हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और नजर आ रहा है थ्रू आउट जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी हुई। देखिए नजर आया ना कि अबरार 30-30, 40-40 ओवर कर रहे थे और आपने जो फास्ट बॉलर खिलाए वो 4 ओवर करते थे, 6 ओवर करते थे। मतलब थ्रू आउट जिसपे हम बात कर रहे थे कि जी इनको लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। आप देखना किधर हैं, हम तो अभी कह रहे थे कि जी हमारे पास तो फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत ही जबरदस्त है। शाहीन गया, आप एक्सपोज हो गए बिल्कुल। तो पूरा अगर ओवरऑल अच्छा तौसीफ साहब, लेकिन इसके अंदर आपने कहा कि शाहीन गया तो वो एक्सपोज हो गए। मीर हमजा के हवाले से इतनी बातें की जाती रही, कंपेरिजन किए जाते रहे कि अच्छी खासी उसकी विकेटें थी लेकिन उसको समहाउ चांस नहीं दिया। फिर दूसरा फहीम अशरफ को खिलाया भी तो पहली इनिंग्स में, यू रिमेंबर के कितने ओवर किए थे, उसके बाद दोबारा याद ही नहीं रहा कैप्टन को कि उसको खिलाना चाहिए। तो या इनका मुवाजना आप कर रहे हैं कि उनके फास्ट बॉलर को जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, हमारे स्पिनर आउट कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं। तो आपकी समझ नहीं आ रही थी कि आप क्या करें। आपकी 3 तरफ ध्यान था, पिच कैसी बनाए, हमें किस प्लेयर को कैप देनी है, और उसके बाद ये सोच रहे थे रन्स कौन बनाएगा। तो रन्स अपने अपने बना के बहुत खुश हो गए सब। मुझे खुशी है कि सऊद शकील ने रन बनाया, लेकिन मजबूर है ना। देखिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 150 बॉलें खेल के 50-60 बनाते हैं, वो जो है ना 50-60 बॉलें खेल के 100 या 70 बना देते हैं। तो साफ नजर आ रहा था बड़ी सैड सिचुएशन थी, बड़ी सैड सिचुएशन थी। और अभी आगे तो क्योंकि शायद हाशमी साहब न्यूजीलैंड के भी साथ भी हमारे टेस्ट मैच होने जा रहे हैं, तो शायद साहब से पूछेंगे नजीब अब आप क्या फोर्स ही करते हो? हमने देख लिया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बीट किया, देन जिस तरीके से इंग्लैंड हमारी सरजमीन पे आके 1955 के बाद हमें बीट करके जा रही है, सही हमें ना जिल्लत का टाकरा में दे के जा रही है। उसके बाद अभी आगे न्यूजीलैंड भी है और न्यूजीलैंड भी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। आपको अब क्या लग रहा है कि कुछ इनको समझ आएगी कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बेहतर करनी है, हमने सिलेक्शन बेहतर करनी है और हमने देखना कि कौन टेस्ट मैच प्लेयर खेलेगा कौन नहीं खेलेगा? जी बिल्कुल, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि इनको कुछ समझ आएगी, क्योंकि आपके चेयरमैन साहब का जो एरोगेंस है वही नहीं खत्म होता। वो मीडिया के सामने आते हैं, उनसे सवाल किया जाता है पिच का, तो वो कहते हैं आप पिच से बाहर निकले क्योंकि हमने दोनों मैचेस जो से पिछले हुए उसके रिजल्ट उनके निकले हैं बिकॉज उनकी दिलेरी, उनके कैप्टन की अप्रोच, उनके कोच की अप्रोच, आपका कोई कमाल नहीं था। आप अपनी गलती को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे शाहिद साहब ने कहा, everybody failed. It's not only about captain, it's not only about the team, it's the board, it's selection is everything. आप मुझे बताइए, फहीम अशरफ की हर चीज सिंगल डिजिट में रही है, ओवर भी रन भी, ये क्या खिला रहे हैं आप? फिर ऊपर से चेयरमैन साहब कहते हैं कि माइंडसेट वो तब्दील कर रहे हैं। देखें उनके T20 के खिलाड़ी कितना अच्छा खेल रहे हैं। भाई आप चेक तो कीजिए जाके पहले कि बेन डकेट के कोई 160 के करीब, 150 के करीब उसके फर्स्ट क्लास मैच थे, और अगर ब्रुक्स की बात की जाए तो उनके भी जो है वो मैचेस होंगे, मेरा ख्याल है कोई 59 के करीब उनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। अच्छा। तो आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे भरोसा करना है। जब डिपार्टमेंट्स की टीम होती थी ना, तो ये अभी हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे थे, हर टीम के अंदर 1-1, 2-2 अच्छे फास्ट बॉलर होते थे जो किसी भी टाइम पाकिस्तान टीम में आ सकते थे। अब तो ये हो गया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आप किसको खिलाएं। आप जिस फास्ट बॉलर को टेस्ट मैच की कैप दे रहे हैं वो इतना मीडियोकर लग रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है ये देख के। ठीक है, अच्छा शाहिद हाशमी साहब, सर ये बताएं कि अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। अच्छा वैसे तो हम ये जो बेसबॉल की बात करते हैं उसमें ब्रेंडन मैकलम का बड़ा अहम किरदार रहा है, लेकिन कीवी टीम को हमने ऐसे खेलते हुए नहीं देखा जैसे इंग्लिश टीम खेल रही है। तो व्हाट आर द चांसेस वैसे अगर हैं हमारे कोई? ये जिन लोगों ने इंग्लैंड की फेस ऑफ टेस्ट क्रिकेट चेंज की, दोनों न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। ब्रेंडन मैकलम डनीडन में पैदा हुए थे, न्यूजीलैंड के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले। बेन स्टोक्स क्राइस्टचर्च में पैदा हुए, इंग्लैंड जाके सुकूनत इख्तियार की। तो ये दोनों न्यूजीलैंड अप्रोच लेकर आए थे। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज इतनी आसान नहीं होगी। उनके स्पिन बॉलर बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। तो हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को बहुत उस्तवार करना पड़ेगा। हम
अपने टेस्ट फास्ट बॉलर्स बिल्कुल अलग रखें। हम अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से हमने टेस्ट की क्रिकेट हमने खराब कर दी। इंग्लैंड के साथ ऐसा ही हुआ था, उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट अपनी बेहतरीन करना शुरू कर दी, 2019 का वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उनकी टेस्ट टीम खराब होने लगी। 4-0 सर, नेम अ फ्यू बॉलर्स जो आप टीम में चाहते हैं, 4 या 5 बॉलर्स के नाम ले लें टेस्ट क्रिकेट में जिनको होना चाहिए आगे सीरीज में। हमें अपने टेस्ट के फास्ट बॉलर बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। मोहम्मद अब्बास कहाँ चले गए? मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में तो काउंटी में आउट करते हैं, यहाँ जब वो आते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं। क्यों उनकी इंजरी का ख्याल नहीं किया जा रहा? क्यों मेडिकल पैनल नाकाम हो गया? हमने हारिस रऊफ, नसीम शाह को यहाँ पे खिलाया है, शाहीन शाह अफरीदी को हम खिला रहे हैं मुस्तकिल तीनों फॉर्मेट, ये तीनों बॉलर इंजर्ड हो गए। हमें अपने व्हाइट बॉल के फास्ट बॉलर और रेड बॉल के फास्ट बॉलर बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। मोहम्मद अब्बास की क्यों इंजरी का ख्याल नहीं किया गया? यासिर शाह क्यों इंजर्ड होकर टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए? 244 विकेटें हैं उस लेग स्पिनर की, वो एक टेरर था, वो पाकिस्तान का मैच विनर था, वो कहाँ चला गया? क्यों उसकी इंजरी का ख्याल नहीं किया गया? आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हमारी टीम में मुसलसल दे रही है और जो स्पेसिफिकली पीसीबी का जो एटीट्यूड है कि जी आप पिच से बाहर निकलें, पिच से क्या हम टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर निकल के। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नजीबुल हसनैन और हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। ये सूरत हाल है हमारी क्रिकेट की, और मैं सोच रही हूँ अजहर अली थोड़े अब उनको खुश हो जाना चाहिए कि बाकी टीम ने भी कोई परफॉर्मेंस दी, तो आप जरा, लेकिन ही हैड अ ग्रेट करियर, 7000 रन्स और बड़ी इसके बात है, साथ साथ सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, ही हैज डन वेल फॉर पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली नॉट इन दिस मैच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो खून तो जल चुका, जो थोड़ा सा हमने रिवाइव किया था, थोड़ा सा बेहतर बनाया था सूरत हाल, तो उसकी जानिब दोबारा हम चलते हैं। मुबशरा खान हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, मुबशरा टीम की सिचुएशन तो आपने देखी है, वो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, हम और डिसहार्टन हो जाएंगे। अच्छा, जो डायबिटीज के मरीज है ना, उनको बड़ा रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं भी किन्नू आए हम भी किन्नू खाएंगे, हमारा खून बढ़ा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किन्नू के अंदर चीनी शुगर कितनी है। एग्जैक्टली, आई वुड से कि अगर हम जैम की सूरत में ले रहे हैं, मार्मलेड वुड बी द बेस्ट, क्योंकि वो छिलके और इंटायर ऑरेंज से बनता है। अगर आप सिर्फ ऑरेंज से अगर लें या कीनू लें, तो वो जूस के अलावा और कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू दे नहीं रहा, तो मार्मलेड वुड बी द बेस्ट। और आजकल तो डाइट भी मार्मलेड निकले और आप खुद भी घर में बना सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, अगर आप ओवर ईट करते हैं, क्योंकि ये पूरी सिट्रस की फैमिली है, तो ये आपको एसिडिक फॉर्म बहुत ज़्यादा कर देती है और पेट में जलन, बदहजमी, बिल्कुल। और अगर आपको GTI यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, तो उस पर थोड़ा सा अवॉइड करें। मैक्सिमम अगेन 1 या 1.5 आप कीनू या जो भी आप माल्टा फ्रुक्टोज लेना चाहते हैं, तो उसमें से 1 या 1.5 से ज्यादा एक्सीड ना करें। ये शुगर पेशेंट्स के लिए, ये एसिडिक फॉर्म के लिए, यानी जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, अल्सर है, उनके लिए तो बिल्कुल भी हम एडवाइस। और जो लोग डायलिसिस पे हैं, जिनको पल्मोनरी एडिमा है या जो, वो तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप एक्सीड करते हैं, कोई भी फ्रूट, तो जाहिर बात है ये साइड इफेक्ट देता है। बट स्पेशली जो भी आई वुड से कि पोटेंसीज हैं हमारे ऑरेंजेस की, तो इतना ज़्यादा वैसे भी विटामिन सी लेता नहीं है। अगर हम लोग इनको यह प्रिस्क्राइब करें CAC 1000 ले लें या कोई और विटामिन सी का लें, तो चोर होते हैं, नहीं लेते। तो ऑरेंजेस बोलते नहीं गला खराब हो जाएगा, जैसे इन्होंने अर्लियर बोला, ये सिट्रस है, फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। फ्लू में सबसे ज्यादा मददगार ही साबित होता है विटामिन सी। उससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जैसे ऑल ओवर आई वुड से फ्रूट एज अ किंग इसलिए कहा जाता है कि इसका आप कोल्ड प्रेस ऑयल निकाल सकते हैं, स्किन केयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जिनको GI के इश्यूज हैं या डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा आई वुड से अर्थराइटिस के लिए बहुत मुफीद है, यानी जिनको हड्डियों का भूरापन है। और विटामिन D के साथ यूजुअली कैल्शियम हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप ऑरेंजेस 2 ऑरेंजेस के पर डे के हिसाब से एज एन बोन डेंसिटी के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच जी, वी हैड मुबशरा खान विद अस। और यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।